हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्या हो अगर एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का गलती से एक ऐसी जगह फंस जाए जहाँ सब कल्टीवेटर्स हो और उसके पास कोई पावर ना हो, पर किस्मत ऐसी कि कचरा साफ करते हुए उसे ऐसी चीज मिल जाए जो उसे रातों रात ओवरपावर्ड बना दे। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो अपनी किस्मत और एक अजीब से कुत्ते के साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड में आग लगाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए और जबरदस्त सफर पर चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ली फैन है। वो एक नॉर्मल सा लड़का है जो इस वक्त सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक सूखा सा बन खा रहा है। उसके ठीक सामने उसका एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है जिसका नाम वांगचाई है। वांगचाई उस बन को बड़ी लालच भरी नजरों से देख रहा होता है। ली फैन अपने कुत्ते से कहता है कि वांगचाई इसको मत देख, तू इसको जितना मर्जी घूर ले, ये कोई मीट बन नहीं बन जाएगा। तभी वहाँ पर ली फैन का एक मोटा दोस्त भागता हुआ आता है जिसका नाम वांग पांगजी है। पांगजी वहाँ आकर हाँफते हुए ली फैन से कहता है कि भाई तू अभी तक यहाँ बैठकर खा रहा है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू हेवनली स्पिरिट रूट अवेकन कर पाएगा? ली फैन बड़े आराम से जवाब देता है कि क्या पता निकल ही आए, वरना मुझ में और एक मरी हुई मछली में क्या ही फर्क रह जाएगा। ली फैन बन को पलट कर देखता है और कहता है कि वैसे बन दोनों तरफ से सेम ही लग रहा है। पांगजी उसे बताता है कि आगे एक बंदे ने 3rd ग्रेड स्पिरिट रूट अवेकन किया है और उसे तुरंत सेलेक्ट करके अंदर ले गए हैं, इसलिए हमें भी जल्दी चलना चाहिए। ली फैन अपने कुत्ते को उठाता है और दोनों वहाँ से आगे टेस्टिंग एरिया की तरफ चल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्टोन पिलर यानी स्टेले रखा हुआ है। एक एल्डर वहाँ खड़ा होकर सबका टेस्ट ले रहा है। एल्डर अगले बंदे का नाम पुकारता है झांगसान। झांगसान आगे आता है और अपने हाथ को उस ब्लैक स्टेले पर रखता है। स्टेले में कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसे देखकर एल्डर तुरंत अनाउंस करता है कि इसके पास कोई स्पिरिट रूट नहीं है नेक्स्ट। ये देखकर पांगजी थोड़ा घबराता है और ली फैन से कहता है कि भाई अगर मैं सुप्रीम स्पिरिट रूट अवेकन कर लूं तो मैं स्वॉर्ड कल्टीवेशन चूज करूं या मैजिक कल्टीवेशन। ली फैन उसकी इस बात पर मजे लेते हुए कहता है कि मैं तो तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि तू ड्रीम कल्टीवेशन चूज कर ले, क्योंकि सपनों में तो सब कुछ मिल ही जाता है। टेस्टिंग चलती रहती है और कुछ देर बाद एल्डर कहता है कि अगला कौन है, आगे आओ। जब कोई आगे नहीं आता तो एल्डर अनाउंस करता है कि अगर और कोई नहीं बचा तो ये टेस्टिंग सेरेमनी यहीं पर खत्म की जाती है। ये सुनकर पांगजी तुरंत आगे आता है और एल्डर को रोकते हुए कहता है कि एल्डर अभी रुकिए, यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है, इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया। पांगजी ली फैन की तरफ इशारा करता है। एल्डर ली फैन को देखता है जो अपने फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी जैसा लग रहा था। एल्डर गुस्से से कहता है कि ये कहाँ से उठकर आ गया है। ली फैन तुरंत अपने कुत्ते को उठाता है और कहता है कि मेरा टेस्ट किसने करना है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था वांगचाई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही ली फैन वहाँ से जाने लगता है एल्डर गुस्से में आकर चिल्लाता है कि रुको, तुम्हें क्या लगता है ताइशुआन सेक्ट कोई ऐसी वैसी जगह है जहाँ तुम अपनी मर्जी से आ सको और अपनी मर्जी से जा सको? जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब बिना टेस्ट किए वापस नहीं जा सकते। ली फैन मुड़ता है और कहता है कि देखिए आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। एल्डर कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से टेस्ट करके यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ खड़े बाकी लोग भी ली फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इस भिखारी में बड़ा एटीट्यूड है। ली फैन आगे बढ़ता है और चुपचाप अपने हाथ को उस ब्लैक स्टेले पर रख देता है। स्टेले बिल्कुल शांत रहता है। एल्डर ये देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये एक यूजलेस कचरा है। ठीक है, अब अपने इस कुत्ते को उठाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही एल्डर ये बोलता है अचानक उस ब्लैक स्टेले के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ली फैन का हाथ अभी भी स्टेले पर होता है और हम देखते हैं कि उस स्टेले पर अचानक से क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। देखते ही देखते वो क्रैक्स पूरे स्टेले पर एक मकड़ी के जाले की तरह फैल जाते हैं। एल्डर और वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पूरा का पूरा बड़ा स्टेले एक बहुत ही खतरनाक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि वहाँ खड़े सभी लोग डस्ट और हवा के प्रेशर से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वांगचाई भी डरकर जमीन पर लेट जाता है। डस्ट क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि वो 1000 साल पुराना स्पिरिट स्टेले पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। एल्डर जमीन पर गिरा हुआ होता है और डर के मारे चिल्लाता है कि 1000 साल पुराना स्पिरिट स्टेले टूट गया। तभी आसमान से बहुत सी लाइट्स आती हैं और ताइशुआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपने बाकी 4 एल्डर्स के साथ वहाँ लैंड करता है। सेक्ट मास्टर का नाम शुआनजी जी है और वो आते ही गुस्से में पूछता है कि ये स्पिरिट स्टेले किसने तोड़ा है। टेस्टिंग एल्डर तुरंत ली फैन की तरफ इशारा करता है, डरते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर इसने तोड़ा है। इसने जैसे ही अपना हाथ स्टेले पर रखा, ये स्टेले ब्लास्ट हो गया। ली फैन जमीन पर बैठा होता है और तुरंत अपने दोनों हाथ उठाकर इनोसेंट बनते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई फोर्स यूज नहीं की, ये स्टेले बहुत पुराना हो चुका था इसलिए खुद ही टूट गया होगा, आप लोग इसका इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। सेक्ट मास्टर ली फैन की बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है और फिर अचानक से जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। सेक्ट मास्टर की हंसी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सेक्ट मास्टर कहता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि सिर्फ एक ही ऐसी स्पिरिट रूट है जो सुप्रीम स्पिरिट रूट को भी पीछे छोड़ सकती है और उसका नाम है फ्लॉलेस इमॉर्टल स्पिरिट रूट। इस स्पिरिट रूट का पोटेंशियल इतना ज्यादा मैसिव होता है कि ये टेस्टिंग स्टेले की कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है और यही वजह है कि ये स्टेले इसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ब्लास्ट हो गया। सेक्ट मास्टर आसमान की
तरफ देखकर खुशी से चिल्लाता है कि हेवन ने हमारे ताई शुआन सेक्ट को ब्लेस किया है। 1000 साल बाद आखिरकार हमारे सेक्ट को एक ऐसा पियरलेस जीनियस मिल ही गया। सेक्ट मास्टर तुरंत अपने एल्डर को ऑर्डर देता है कि इस खबर को पहले ही ब्लॉक कर दो, किसी भी दूसरे सेक्ट को इस जीनियस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सेक्ट मास्टर ली फैन के पास आता है और बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि मेरे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। ली फैन थोड़ा घबराते हुए बताता है कि मेरा नाम ली फैन है। सेक्ट मास्टर खुश होकर कहता है कि बहुत अच्छा नाम है, आज से तुम इस सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो और फ्यूचर में तुम ही इस ताई शुआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनोगे। ये सुनकर बाकी के एल्डर्स भी आगे आ जाते हैं। एक एल्डर कहता है कि सेक्ट मास्टर आप अकेले इस जीनियस को नहीं रख सकते। ली फैन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एल्केमी सिखाऊंगा और तुम स्पिरिट पिल्स को खाने की तरह खा सकोगे। दूसरा एल्डर आगे आकर कहता है कि एल्केमी किसी काम की नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं खुद तुम्हें बेस्ट सुप्रीम स्वॉर्ड्स बनाकर दूंगा और तुम हर रोज एक नई स्वॉर्ड यूज कर सकोगे। सब एल्डर्स ली फैन को अपने साथ ले जाने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। ली फैन उन सब के बीच में फंस जाता है और परेशान होकर चिल्लाता है कि रुको रुको। सब एल्डर्स शांत हो जाते हैं। ली फैन उनसे कहता है कि सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स, मुझे लगता है आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं सच में बस एक आम सा नॉर्मल इंसान हूँ। एक एल्डर हंसते हुए कहता है कि अरे जीनियस लोग तो हमेशा हम्बल ही होते हैं, हम सब समझते हैं। ली फैन परेशान होकर कहता है कि मैं हम्बल नहीं बन रहा, मेरी बॉडी बचपन से ही बहुत वीक है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मेरे पास कोई इमॉर्टल स्पिरिट रूट नहीं है। सेक्ट मास्टर ली फैन की इस बात को सुनकर थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि ये बच्चा सच में एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है, पर अगर तुम्हें खुद पर डाउट है तो हम एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। सेक्ट मास्टर अपना हाथ आगे करता है और एक गोल्डन कलर का मैजिकल मिरर सम्मन करता है जिसका नाम हेवनली मिरर है। सेक्ट मास्टर ली फैन से कहता है कि ये हेवनली मिरर तुम्हारी असलियत बता देगा। मिरर से एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन लाइट निकलती है जो सीधा ली फैन पर पड़ती है। मिरर ली फैन की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और फिर उस मिरर के अंदर ली फैन का फेस अपीयर होता है। अगले ही सेकंड उस मिरर पर बहुत ही बड़े और रेड कलर के वर्ड्स लिखे हुए आते हैं जिनमें साफ साफ लिखा था प्योर ब्रेड मॉडल, यानी एक बिल्कुल शुद्ध आम इंसान जिसके पास रत्ती भर भी कल्टीवेशन पावर नहीं है। ये पढ़कर सेक्ट मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये मिरर जरूर खराब हो गया होगा। सेक्ट मास्टर उस मिरर को जोर जोर से हिलाता है और उस पे हाथ मारता है ताकि वो ठीक से काम करे, लेकिन मिरर पर फिर से वही सेम वर्ड्स लिखे आते हैं प्योर ब्रेड मॉडल, और साथ में एक छोटा सा टेक्स्ट भी आता है जिसमें लिखा था कि और टेस्ट मत करो, अपनी मैजिकल पावर वेस्ट मत करो। सेक्ट मास्टर अब पूरी तरह से शॉक में होता है और टेस्टिंग एल्डर की तरफ गुस्से से इशारा करते हुए कहता है कि ये सब क्या है, तुमने तो कहा था कि इसने स्पिरिट स्टेले को ब्लास्ट किया है। टेस्टिंग एल्डर डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर मैं सच कह रहा हूँ, जैसे ही इसने हाथ रखा था स्टेले ब्लास्ट हो गया था, पर अब मुझे लगता है कि ये स्टेले सच में बहुत पुराना हो चुका था और खुद ही टूट गया। ये सुनकर सेक्ट मास्टर का गुस्सा आसमान छू लेता है। ली फैन चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर सेक्ट मास्टर तुरंत उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुक जाओ, तुमने हमारे सेक्ट का 1000 साल पुराना स्पिरिट स्टेले तोड़ दिया और अब तुम चुपचाप यहाँ से भागना चाहते हो। ली फैन थोड़ा डर जाता है और कहता है कि एल्डर थोड़ा लॉजिक यूज करें, वो पत्थर खुद ही टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है। सेक्ट मास्टर गुस्से में कहता है कि उस टेस्टिंग स्टेले के अंदर जो फॉर्मेशन मटेरियल्स यूज हुए थे उनकी कीमत 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स थी, अब तुम्हें वो पे करने होंगे। ली फैन कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मेरी जान ले लें। सेक्ट मास्टर एक ईविल स्माइल देता है और कहता है कि बहुत अच्छा। वो तुरंत एक गोल्डन कलर का कॉन्ट्रैक्ट सम्मन करता है और ली फैन के आगे हवा में लटका देता है। सेक्ट मास्टर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इस सेक्ट में जिंदगी भर एक हैंडीमैन की तरह काम करके अपना कर्जा चुकाओगे। ये एक आउटर सेक्ट हैंडीमैन का लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था। ली फैन उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और सोचता है कि आखिरकार मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ ही गया हूँ। यहाँ पर बिना पावर के वैसे भी जिंदा रहना मुश्किल है, कम से कम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मुझे रहने की जगह और खाना तो मिल ही जाएगा। ली फैन सेक्ट मास्टर से कहता है कि ठीक है, मैं साइन करता हूँ। ली फैन अपनी उंगली से उस गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट पर टच करता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। एक गोल्डन मार्क ली फैन के माथे पर अपीयर होता है जो कंफर्म करता है कि अब वो इस सेक्ट का सर्वेंट बन चुका है। सेक्ट मास्टर गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस कचरे को उठाओ और हैंडीमैन कोर्टयार्ड में ले जाओ और इसको सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम देना। 2 बहुत ही बड़े और मस्कुलर गार्ड्स आते हैं और ली फैन को उसके आर्म से पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। ली फैन उनसे कहता है कि रुको रुको, मुझे ऐसे मत खींचो, मैं खुद चल सकता हूँ। ली फैन अपने कुत्ते को आवाज देता है और वांगचाई भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हैंडीमैन कोर्टयार्ड में आते हैं जहाँ पर एक मैनेजर झाओ नाम का आदमी आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने दांतों में टूथपिक मार रहा होता है। गार्ड्स ली फैन को वहाँ लाकर जमीन पर फेंक देते हैं। एक गार्ड मैनेजर झाओ से कहता है कि झाओ, मैनेजर सेक्ट मास्टर ने खुद ऑर्डर दिया है कि इस लड़के ने हमारा स्पिरिट स्टेले तोड़ा है, इसलिए इसे लाइफ लॉन्ग हैंडीमैन की सजा मिली है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैनेजर झाओ एक बहुत ही ईविल स्माइल देता है और ली फैन की तरफ देखता है। वांगचाई ली फैन के पास
पास आकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। झाओ मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहाँ से ये आवारा कुत्ता भी इस कोर्टयार्ड में आ गया, देखो ये कुत्ता भी अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर रहा है। झाओ अपनी चेयर से उठता है और ली फैन के पास आकर कहता है कि लड़के याद रखना, तुम अब मेरी टेरिटरी में हो, यहाँ पर चाहे तुम ड्रैगन हो या टाइगर, तुम्हें मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी गई गुजरी है। ली फैन जमीन से उठता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि मैनेजर झाओ, मैं यहाँ अपना कर्जा चुकाने आया हूँ, मुझे बस मेरा काम बता दे। झाओ हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुझे काम करने का बहुत शौक है ना, ठीक है, तेरा काम है पहाड़ी के पीछे वाली 9th पीक को साफ करना। तुझे उस पूरी 9th पीक को अंदर से बाहर तक साफ करना होगा, यहाँ तक कि जमीन के पत्थरों के बीच की डर्ट भी पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। मैं खुद आकर हर रोज चेक करूंगा। वहाँ पर खड़े बाकी हैंडीमैन ये सुनकर आपस में खुसफुस करने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि ये लड़का तो पक्का मरेगा, 9th पीक पर इतनी खतरनाक पॉइजन मियाज़मा गैस है कि वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान एक दिन में ही पॉइजन से मर जाएगा। झाओ ली फैन से कहता है कि जा और जाकर अपने क्लीनिंग टूल्स पिक कर ले। ली फैन एक पुराने से स्टोर रूम में जाता है। वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा और कचरा पड़ा होता है। ली फैन वहाँ पड़ी हुई टूटी हुई लकड़ियों और झाड़ुओं को देखता है और परेशान होकर कहता है कि ये कैसा कचरा है। वो वहाँ से एक बहुत ही पुराना और टूटा हुआ बैम्बू का झाड़ू उठाता है और कहता है कि चलो यही ठीक लग रहा है। ली फैन अपने झाड़ू को कंधे पर रखता है और वांगचाई के साथ 9th पीक की तरफ चल पड़ता है। झाओ उसको जाते हुए देखता है और इविल स्माइल के साथ कहता है कि ये लड़का अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और ली फैन 9th पीक के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा बहुत ही डरावना होता है। पूरे एरिया में एक बहुत ही थिक डार्क ग्रीन कलर की पॉइजन गैस फैली हुई होती है। गैस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वांगचाई वहाँ पहुँचते ही जोर जोर से चीखने और स्नीज करने लगता है। ली फैन तुरंत अपनी स्लीव से अपना नाक और मुंह कवर कर लेता है और कहता है कि ये कितनी घटिया स्मेल है। ली फैन वांगचाई की तरफ देखता है जो डर के मारे उसके पैरों के पीछे छुप रहा होता है। ली फैन उसको दिलासा देते हुए कहता है कि डर मत वांगचाई, क्लीनिंग करना भी एक आर्ट होती है, चल आजा काम शुरू करते हैं। ली फैन अपना झाड़ू उठाता है और उस ग्रीन गैस के अंदर एंटर कर जाता है। वो अपने झाड़ू को बहुत ही तेजी और स्किल के साथ घुमाता है। जैसे जैसे वो झाड़ू मारता है वहाँ से वो पॉइजन्स, गैस और डर्ट क्लियर होने लगती है। ली फैन कहता है कि इस एक्स्ट्रा मेहनत के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। वो झाड़ू मारते हुए एक बड़ा सा रास्ता क्लियर कर लेता है और एक सर्कुलर स्टोन फॉर्मेशन के बीच में पहुंच जाता है। वहाँ पर जमीन पर कुछ अजीब सा काला कचरा जमा होता है। ली फैन अपने झाड़ू से उस काले कचरे को साफ करता है तो अचानक से जमीन से एक राउंड शेप का ब्लैक कलर का बॉल निकलकर बाहर आता है। ली फैन रुक जाता है और उस ब्लैक बॉल को ध्यान से देखता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है, कहीं ये किसी एंशिएंट बीस्ट का गॉलस्टोन तो नहीं जो सैकड़ों सालों से यहाँ पड़ा हो। तभी वांगचाई आगे आता है और उस ब्लैक बॉल को सूंघने लगता है। इससे पहले कि ली फैन कुछ समझ पाता, वांगचाई तुरंत अपना मुंह खोलता है और उस ब्लैक बॉल को खा जाता है। ली फैन ये देखकर शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि ओए तू क्या हर चीज खा जाता है। ली फैन तुरंत जमीन पर बैठता है और वांगचाई का मुंह खोलकर उसके गले से वो ब्लैक बॉल बाहर निकाल लेता है। ली फैन उस बॉल को अपने हाथ में रखता है और कहता है कि ये तो काफी हैवी है। ली फैन उस बॉल को देखता है और उसको थोड़ा डाउट होता है। वो वांगचाई से कहता है कि चल इसको पानी में धो कर देखते हैं। ली फैन पास ही बह रही एक छोटी सी नदी के पास जाता है और उस ब्लैक बॉल को पानी में धोने लगता है। जैसे ही वो उसके ऊपर से ब्लैक डर्ट हटाता है, उस बॉल के अंदर से एक बहुत ही ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलने लगती है। लाइट इतनी तेज होती है कि आसपास का पूरा एरिया रोशन हो जाता है। जब लाइट थोड़ी कम होती है तो ली फैन देखता है कि उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की पिल है जिस पर एंशिएंट मैजिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। ली फैन उस पिल को ध्यान से देखता है और उसके मुंह से निकलता है सुप्रीम ब्लड मैरो पिल। ली फैन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की इमॉर्टल पिल है। ली फैन सोच में पड़ जाता है कि वो इसे खाए या नहीं। वो उस पिल को 2 टुकड़ों में तोड़ लेता है। वो एक छोटा टुकड़ा वांगचाई की तरफ करता है और कहता है कि ले वांगचाई, तू खाकर चेक कर। वांगचाई खुशी खुशी उस पिल को खा लेता है। पिल खाते ही वांगचाई की आंखें अचानक से पूरी व्हाइट हो जाती हैं और उसकी बॉडी स्टिफ होकर जमीन पर गिर जाती है। ली फैन ये देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ओह ये तो पॉइजन्स है। पर अगले ही सेकंड एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। वांगचाई की बॉडी जमीन से हवा में उठने लगती है और उसके अंदर से एक बहुत ही मैसिव गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। वांगचाई का साइज बड़ा होने लगता है और उसकी बॉडी पर गोल्डन कलर की आग की लपटें निकलने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक छोटे से नॉर्मल कुत्ते से एक बहुत ही जायंट, खौफनाक और मैजेस्टिक गोल्डन वुल्फ बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसकी आंखों से प्योर पावर झलक रही होती है। ली फैन ये नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक में होता है। वो अपने हाथ में बची हुई पिल को देखता है और कहता है कि मतलब ये सच में एक इमॉर्टल पिल है। ली फैन आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में है और अमीर होना हेवन के हाथ में। ये बोलकर ली फैन वो बची हुई पिल अपने मुंह में डाल लेता है। पिल खाते ही ली फैन की बॉडी में एक बहुत ही इंटेंस रिएक्शन होता है। उसकी गर्दन और फेस पर रेड कलर की वेन्स उभर आती हैं और उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। ली फैन दर्द के मारे बहुत जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है। एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर इतनी तेजी से फ्लो कर रही होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब ली फैन की आंख खुलती है तो वो जमीन पर लेटा होता है। वो धीरे धीरे
उठता है और अपनी बॉडी को देखता है। उसके फेस पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और हवा में एक जोरदार पंच मारता है। उसके पंच की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है कि हवा में एक शॉकवेव क्रिएट होती है जो सामने की तरफ जाती है। ली फैन अपनी पावर को फील करते हुए बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं एक पंच से एक पूरी गाय को मार सकता हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम डाइनिंग हॉल में आते हैं। मैनेजर झाओ आराम से बैठा हुआ एक रोस्टेड चिकन लेग खा रहा होता है। एक दूसरा हैंडीमैन भागकर उसके पास आता है और कहता है कि मैनेजर झाओ, वो जो नया लड़का ली फैन आया था वो अभी तक वापस नहीं आया है। झाओ चिकन चबाते हुए हंसता है और कहता है कि उसने आना भी नहीं है। 9th पीक पर इतनी खतरनाक मियाज़मा गैस है कि वहाँ पर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म का कल्टीवेटर भी ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो तो बस एक आम इंसान था। पूरा दिन गुजर गया है। मुझे लगता है अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। हैंडीमैन कहता है कि आप सच कह रहे हैं, उसने आपसे जबान लड़ाई थी, उसका यही अंजाम होना चाहिए था। झाओ अपनी चेयर से उठता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है कि चलो कुछ बंदों को साथ लो और 9th पीक पर चलकर उसकी बॉडी उठा लाते हैं, वरना अगर सेक्ट के एल्डर्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनेजर झाओ अपने 3 बहुत ही बड़े और खतरनाक दिखने वाले मस्कुलर गार्ड्स के साथ 9th पीक की तरफ निकलता है। जैसे ही वो लोग 9th पीक के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर जो थिक ग्रीन मियाज़मा गैस थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और पूरा एरिया बिल्कुल साफ और क्लियर लग रहा था। झाओ हैरानी से आगे बढ़ता है और देखता है कि ली फैन आराम से सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और उसके पास उसका कुत्ता वांगचाई बैठा है। ली फैन को जिंदा देखकर झाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ली फैन अपने झाड़ू को पकड़े हुए उठता है और झाओ से मुस्कुराते हुए कहता है कि आइए मैनेजर। झाओ, क्या आप मेरा काम इंस्पेक्ट करने आए हैं? झाओ डरते हुए और हकलाते हुए कहता है कि तू अभी तक मरा क्यों नहीं? ली फैन कैजुअली जवाब देता है कि मैं क्यों मरूंगा, आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया था, मैं तो बहुत खुश हूँ। झाओ गुस्से में आसपास देखता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये जगह किसने साफ की है? ली फैन कहता है कि मैंने ही साफ की है, आपने ही तो मुझे ऑर्डर दिया था। क्या हुआ, मैंने ज्यादा ही क्लीन कर दिया क्या, जो आपको आदत नहीं हो रही? झाओ गुस्से में चिल्लाता है कि बकवास बंद कर, तू जरूर कोई नाटक कर रहा है। यहाँ से जरूर कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट कल्टीवेटर गुजरा होगा जिसने इस मियाज़मा को क्लियर कर दिया और तू यहाँ बस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। ली फैन अपने कंधे उचकाकर कहता है कि ठीक है, जो भी हो, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया है, अब जल्दी से चेक करें और मेरी आज की दिहाड़ी और रात का खाना मुझे दें। झाओ ये सुनकर जोर जोर से मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? मैं तुझे बताता हूँ, आज तुझे खाना तो क्या उल्टा मार पड़ने वाली है। झाओ अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है कि इस लड़के को पकड़ो और इसकी ऐसी तैसी कर दो। झाओ के 2 बहुत ही बड़े मस्कुलर गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। एक गार्ड के हाथ में एक बहुत ही मोटा और भारी लकड़ी का लॉक होता है। वो गार्ड ली फैन की तरफ भागता है और उस भारी लॉक को हवा में उठाकर पूरी पावर के साथ ली फैन के सिर पर मारता है। पर अगले ही मोमेंट जो होता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ली फैन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। वो बस अपने एक हाथ से अपने उस पतले से बैम्बू के झाड़ू को ऊपर उठाता है और उस मैसिव स्ट्राइक को इजिली ब्लॉक कर लेता है। जब वो भारी लॉग उस बैम्बू से टकराता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉकवेव निकलती है। गार्ड अपनी पूरी ताकत लगाता है पर ली फैन का हाथ 1 इंच भी नीचे नहीं होता। गार्ड शॉक में चिल्लाता है कि ये क्या है। झाओ जमीन पर डर के मारे पीछे गिर जाता है और ली फैन की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है कि तू कोई मॉडल नहीं है, तेरे पास कल्टीवेशन बेस है। ली फैन अपने झाड़ू को वापस नीचे करता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि कल्टीवेशन बेस, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ। चलिए अब जल्दी से मेरा काम चेक करें और मेरे पैसे दें। झाओ डर के मारे बुरी तरह कांप रहा होता है। वो तुरंत अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालता है और अपने खुद के पैसों का पाउच निकाल कर ली फैन की तरफ आगे कर देता है। झाओ डरते हुए कहता है कि ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे रख लो। ली फैन अपने झाड़ू से उस पाउच को हवा में उछालता है और कैच कर लेता है। ली फैन मुड़ता है और कहता है कि ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा अगर मुझे देखना तो अपना रास्ता बदल लेना। झाओ और उसके गार्ड्स डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ली फैन वहाँ से अपने कुत्ते वांगचाई के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ निकल जाता है। डाइनिंग हॉल में एक बहुत ही मोटा कुक जिसका नाम हुगे है टेबल पर सिर रखकर सो रहा होता है। ली फैन अपने झाड़ू से टेबल पर मारता है और कहता है कि उठो, कस्टमर आया है। कुक नींद से उठता है और जैसे ही ली फैन को देखता है उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और वो पीछे गिरते हुए कहता है कि तू इंसान है या भूत? ली फैन कहता है कि दिन के उजाले में भूत कहाँ से आएगा, बकवास बंद करो और मुझे खाना दो, आज मैं कोई सूखा बन नहीं खाऊंगा। ली फैन ऑर्डर देता है कि यहाँ का सबसे बेस्ट मीट ले आओ और वांगचाई के लिए 10 पाउंड बड़े बोन्स लेकर आओ। कुक डरते हुए कहता है कि ठीक है। ली फैन टेबल पर एक गोल्ड का पीस रखता है जिसे देखकर कुक की आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत खाना लाने भाग जाता है। ली फैन आराम से बैठकर रोस्टेड मीट खा रहा होता है और वांगचाई जमीन पर बैठकर एक बहुत ही बड़ी हड्डी चबा रहा होता है। तभी वहाँ छुपकर एक लैकी ये सब देख लेता है।
वो लैकी तुरंत वहाँ से भागता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस एक बहुत ही मैसिव मस्कुलर और फैट आदमी होता है जो आराम से एक चेयर पर बैठा होता है और उसके 2 आदमी उसके पैर दबा रहे होते हैं। इस बॉस का नाम भी हुगे है। लैकी भागता हुआ आता है और हाँफते हुए कहता है कि बॉस वो बहुत बड़ी न्यूज है। बॉस वो गुस्से से कहता है कि आराम से बोल, क्या मुसीबत आ गई है। लैकी बताता है कि बॉस वो जो नया लड़का ली फैन आया था वो 9th वीक से जिंदा वापस आ गया है। बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि जिंदा आ गया तो आ गया, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, वैसे भी वो एक कचरा ही तो है। लैकी आगे बताता है कि बॉस बात सिर्फ इतनी नहीं है, उस लड़के के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने एक बहुत बड़ा पाउच निकाला जिसमें लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भरे हुए थे और उसने डाइनिंग हॉल का सारा मीट खरीद लिया है। ये सुनते ही बॉस की आंखें ग्रीड से बड़ी हो जाती हैं। वो अपने आदमियों को साइड करता है और चेयर से उठकर कहता है कि स्पिरिट स्टोन्स, क्या तू श्योर है? लैकी कहता है कि हाँ बॉस, मैंने खुद देखा है, कम से कम 10-15 स्पिरिट स्टोन्स तो होंगे ही। बॉस अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए इविल स्माइल देता है और कहता है कि 10-15 स्पिरिट स्टोन्स, ये तो हमारे 3 महीने के प्रोटेक्शन फी के बराबर है। लगता है इस लड़के को अपने पैसे छुपाने नहीं आते। बॉस अपने आदमियों की तरफ देखता है और कहता है कि चलो उसको चलकर यहाँ के रूल सिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और ली फैन अपने आंगन में आराम से आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा होता है। तभी बॉस अपने 4 बंदों के साथ वहाँ गुस्से में एंट्री मारता है। बॉस चिल्लाता है कि ली फैन कहाँ है, बाहर निकल। ली फैन आंखें खोलता है और अपना झाड़ू उठाकर आगे आता है। बॉस ली फैन के झाड़ू पर अपना भारी पैर रखता है और उस झाड़ू को बीच में से तोड़ देता है। बॉस एरोगेंटली कहता है कि चल पैसे निकाल, ये जो तेरा दरवाजा मैंने तोड़ा है इसकी कीमत एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। बॉस के आदमी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लैकी आगे आकर ली फैन से कहता है कि लड़के अभी तक तो नींद में है क्या? जानता है ये कौन है? ये हैंडीमैन कोर्टयार्ड के बॉस हैं और इनकी कल्टीवेशन 3rd लेयर QI कंडेंसेशन पर है। ली फैन बिल्कुल शांत रहता है और कैजुअली कहता है कि ओ 3rd लेयर QI कंडेंसेशन, तो उससे क्या होता है? क्या 3rd लेयर QI कंडेंसेशन होने का मतलब ये है कि तुम किसी के भी दरवाजे पर आकर लात मार सकते हो? बॉस का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहता है कि बकवास बंद कर। मैंने सुना है तुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है। जब तू यहाँ आ ही गया है तो तुझे यहाँ के रूल्स मानने होंगे। तेरे पास जितने भी स्पिरिट स्टोन्स हैं वो सब मुझे दे दे और आगे से हर महीने मुझे 2 स्पिरिट स्टोन्स एज अ प्रोटेक्शन फी देगा। ली फैन अपनी आंखें नैरो करता है और कहता है कि और अगर मैं ना दूं तो? बॉस एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि अगर तू नहीं देगा तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ही बॉस ये थ्रेट देता है, पीछे से वोंगचाई जो अभी तक नॉर्मल कुत्ते की तरह सो रहा था अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसकी बॉडी पर गोल्डन फ्लेम्स निकलने लगती हैं और वो एक मैसिव फायरी बीस्ट बन जाता है। वोंगचाई गुस्से से बॉस की तरफ देखकर ग्राउल करता है। बॉस और उसके आदमी एक सेकंड के लिए डर जाते हैं, पर फिर बॉस हंसते हुए कहता है कि ओहो कुत्ता तो बहुत अच्छा पाला है तूने। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू ये कुत्ता मुझे दे दे, मैं इसको ले जाऊंगा। वोंगचाई अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, पर तभी ली फैन अपना हाथ आगे करता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि वोंगचाई पीछे हट जाओ, ये मालिक की फैमिली का मैटर है, इसमें किसी कुत्ते को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ली फैन की आवाज सुनते ही वोंगचाई का गुस्सा शांत हो जाता है और वो तुरंत अपनी फायरी फॉर्म से वापस एक छोटे से क्यूट कुत्ते में ट्रांसफॉर्म होकर जमीन पर बैठ जाता है। बॉस और उसके आदमी मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। ली फैन अपने टूटे हुए झाड़ू को साइड पर फेंकता है और बॉस की तरफ एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक नजर से देखते हुए कहता है कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हो और तुमने आकर मेरा आंगन गंदा कर दिया है। बॉस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो चिल्लाता है क्या, एक हवा का झोंका मुझे हिलाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे तोड़ दूंगा। बॉस अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक बहुत ही मैसिव और पावरफुल पंच सीधा ली फैन के फेस की तरफ मारता है, पर ली फैन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो बस आराम से अपने बैम्बू झाड़ू का हैंडल आगे करता है और बॉस के उस जायंट फिस्ट को इजिली ब्लॉक कर लेता है। ली फैन बॉस को देखता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि तुम्हारा स्टांस काफी स्टेडी है, तो चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ली फैन अपने झाड़ू को हवा में उठाता है और अनाउंस करता है फर्स्ट स्वीप क्लियर द ट्रैश। ली फैन पूरी पावर के साथ उस झाड़ू को जमीन पर मारता है। झाड़ू के टकराते ही एक बहुत ही खतरनाक विंड शॉकवेव क्रिएट होती है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बॉस के चारों लैकीज इंस्टेंटली हवा में उड़ जाते हैं। वो डर के मारे चिल्लाते हैं बचाओ और हवा में दूर तक उड़ते हुए जाकर जमीन पर बुरी तरह गिरते हैं। ली फैन यहाँ नहीं रुकता, वो अपने झाड़ू को घुमाता है और कहता है सेकंड स्वीप पावरफुल डर्ट रिमूवल। ये बोलकर ली फैन अपना झाड़ू हॉरिजॉन्टली बॉस की तरफ स्वीप करता है। अगले ही सेकंड बॉस के पैरों के नीचे एक बहुत ही मैसिव और वायलेंट टॉर्नेडो फॉर्म हो जाता है। बॉस उस टॉर्नेडो के अंदर फंस जाता है और हवा में गोल गोल घूमने लगता है। वो पैनिक में चिल्लाता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तेरे पास तो क्लियरली कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। हवा का प्रेशर इतना ब्रूटल होता है कि बॉस के कपड़े फटने लगते हैं। बॉस डर कर चिल्लाता है मेरे कपड़े वहाँ मत फाड़ो। देखते ही देखते टॉर्नेडो उसके पूरे कपड़े फाड़ देता है और उसे हवा में बहुत ऊंचाई तक उछाल देता है। बॉस वहाँ से सीधा जमीन पर आकर गिरता है। अब उसके जिस्म पर सिर्फ एक पिंक कलर का फ्लोरल अंडरवियर बचा होता है और वो जमीन पर बेहोश सा पड़ा होता है। दीवार के पीछे छुपा हुआ एक लैकी ये नजारा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ब्रदर हु को पिंक अंडरवियर पहनना
पहनना पसंद है। बॉस हु ये सुन लेता है और गुस्से और शर्म से उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। वो जमीन से उठता है, उसके मसल्स टेंस हो जाते हैं और वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह रोर करता है, ली फैन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बॉस हु पूरी स्पीड के साथ ली फैन की तरफ चार्ज करता है। ली फैन आराम से खड़ा होता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, जिद्दी और ना समझ, लगता है क्लीनिंग ठीक से नहीं हुई। जैसे ही बॉस हु उसके पास पहुंचता है, ली फैन अपना झाड़ू उठाता है और कहता है, थर्ड स्वीप, स्वीप आउट द डोर एंड डंप द एशेज। ली फैन कैजुअली अपना झाड़ू घुमाता है और उसके ब्रिसल्ड एंड को सीधा बॉस हु के फेस पर दे मारता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि बॉस हु का फेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो एक कैनन बॉल की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। वो कोर्टयार्ड की दीवारों के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और दूर रखे एक बहुत ही बड़े वुडन स्विल बैरल के अंदर सीधा सिर के बल गिरता है। गंदा पानी और कचरा हर तरफ उछलता है। उसके तीनों लैकीज पैनिक में भागते हुए वहाँ आते हैं और चिल्लाते हैं, ब्रदर हु। वो स्ट्रगल करके उस भारी बॉस हु को उस कचरे के ड्रम से बाहर निकालते हैं। बॉस हु पूरी तरह बेहोश होता है, कचरे से भरा होता है और उसके सिर पर एक बड़ा सा कैबेज का पत्ता चिपका होता है। लैकीज उसे अपने कंधों पर उठाते हैं। एक लैकी डर के मारे ली फैन की तरफ देखता है और चिल्लाता है, मॉन्स्टर, ये लड़का एक मॉन्स्टर है। ये बोलकर वो सब वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ली फैन उन्हें भागते हुए देखता है और साई करता है। वो अपना झाड़ू नीचे रखता है और कहता है कि ऐसी फिजिकल फिटनेस के साथ भी ये प्रोटेक्शन फी कलेक्ट करने आते हैं। जैसे ही ली फैन मुड़ता है, उसकी नजर उस स्पॉट पर पड़ती है जहाँ बॉस हु पहली बार जमीन पर गिरा था। वहाँ के स्टोन टाइल्स टूट चुके थे और मिट्टी में एक छोटा सा होल बन गया था। अचानक उस होल से एक छोटा सा रैट अपना सिर बाहर निकालता है। उस रैट के मुंह में एक बहुत ही ब्राइट ग्लोइंग गोल्डन स्पिरिट स्टोन होता है। ली फैन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है कि चूहे के बिल में स्पिरिट स्टोन्स, इस जगह का फैंग शुई तो बहुत अच्छा है। ली फैन तुरंत वहाँ जाता है, नीचे बैठता है और उस रैट के मुंह से वो ग्लोइंग स्पिरिट स्टोन निकाल लेता है। वो उसे ध्यान से देखता है और स्माइल करता है। ली फैन तुरंत अपना झाड़ू उठाता है, अपने हाथों पर थूकता है और पूरी एनर्जी और स्पीड के साथ उस होल के आसपास की जमीन को स्वीप करना शुरू कर देता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है, मैं स्वीप करूंगा, मैं स्वीप करूंगा, मैं स्वीप करूंगा। जैसे जैसे वो स्वीप करता है, जमीन अचानक से क्रैक होती है और उस होल के अंदर से एक बहुत ही मैसिव फाउंटेन की तरह ग्लोइंग गोल्डन स्पिरिट स्टोन्स हवा में उछलने लगते हैं। स्पिरिट स्टोन्स का एक पूरा गीजर फूट पड़ता है। ली फैन की आंखें उन स्टोन्स की गोल्डन लाइट से चमकने लगती हैं। वो खुशी से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि मैं तो अमीर हो गया। वो जमीन पर पड़े उन ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स को देखता है और कहता है कि ये पक्का हूँ बाकी पूरी लाइफ की सेविंग्स है जो उसने इस रैट होल में छुपा कर रखी थी। वो इसी लायक है कि मैं उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दूं। ली फैन तुरंत जमीन पर बैठता है, एक सैक निकालता है और उन ग्लोइंग स्पिरिट स्टोन्स को उसमें भरने लगता है। वो काउंट करता है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि 1 मिलियन का कर्जा तो मेरे लिए एक नॉर्मल बात के बराबर है। सारे स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद ली फैन एक बार फिर से उस एरिया को स्वीप करता है। अचानक उसका झाड़ू किसी चीज से टकराता है। वो नीचे देखता है तो वहाँ मिट्टी में एक पुरानी और मोटी सी बुक पड़ी होती है। वो उसे उठाता है और कवर पर लिखा टाइटल पढ़ता है, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन इलस्ट्रेटेड गाइड। ली फैन बुक को खोलता है और पेजेस देखता है। वो स्मर्क करता है और कहता है कि ओल्ड परवर्ट। फिर वो थोड़ा सीरियस फेस बनाता है और कहता है कि इस नए दौर के एक अपराइट और शरीफ यूथ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इस तरह के घटिया कचरे को डिस्ट्रॉय कर दूं। वो पेजेस को तेजी से फ्लिप करता है पर अचानक उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। पेजेस पर वो नहीं था जो उसने एक्सपेक्ट किया था। उसके बजाय वहाँ पर ह्यूमन मेरिडियन पॉइंट्स और मार्शल आर्ट्स के स्टांसेस के बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम्स बने हुए थे। ली फैन स्टन रह जाता है। वो टेक्स्ट पढ़ता है और कहता है कि ये तो शैडो विंड डिवाइन लेग्स हैं, प्रोफाउंड रैंक, हाई ग्रेड मूवमेंट, मार्शल स्किल। वो समझ जाता है कि ये बुक कितनी वैल्यूएबल है। वो कहता है कि ये बुक पक्का हुबा ने कहीं से चुराई होगी और इस रैट होल में छुपा दी होगी। ली फैन खुश होकर उस बुक को रख लेता है और कहता है कि गुड बाय 1 गेट 1 फ्री। वो अपने पुराने बैम्बू झाड़ू को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखता है और कहता है कि इस झाड़ू का गुड लक एट्रीब्यूट तो सिंपली एक कर्मा वेपन है। तभी कोर्टयार्ड के दरवाजे के पीछे से एक फिगर डरते हुए झांकता है। ये मैनेजर झाओ होता है। जैसे ही ली फैन उसकी तरफ देखता है, मैनेजर झाओ तुरंत भागता हुआ अंदर आता है, जमीन पर गिरता है और अपने घुटनों के बल स्लाइड करता हुआ सीधा ली फैन के पैरों के पास आकर रुकता है। वो अपना सिर जमीन पर रखता है और बहुत ही पैनिक भरी आवाज में कहता है कि इस छोटे आदमी ने कुछ नहीं देखा, हुबा खुद उस स्विल बकेट में गिरा था। ली फैन उसे देखता है और थोड़ा अम्यूज्ड होकर कहता है कि मैनेजर झाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए उठिए। ली फैन अपना हाथ आगे करके उसे उठने का इशारा करता है। मैनेजर झाओ जमीन पर बैठता है, अभी भी बुरी तरह कांप रहा होता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा ली, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधा बोल दे। ली फैन स्माइल करता है और कहता है कि देखिए आप कितने डर गए हैं, मैं तो बस आपको थैंक यू कहने वाला था। आपने मुझे जो ये छोटा सा कोर्टयार्ड दिया है, इसका
फैंग शुई सच में बहुत अच्छा है। मैं बस आराम से स्वीप करके इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स निकाल सकता हूँ। ली फैन का फेस थोड़ा सीरियस होता है और वो कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले उन कुछ लोगों ने मुझे क्लीनिंग करने से रोकने की बहुत कोशिश की। ये सच में बहुत अनसिविलाइज्ड हरकत है। मैनेजर झाओ तुरंत अपना सिर जोर जोर से हाँ में हिलाता है और कहता है कि हाँ, वो लोग बहुत अनसिविलाइज्ड हैं। ग्रैंडपा ली, आपने बिल्कुल ठीक स्वीप किया। ली फैन कहता है कि वैसे मैनेजर झाओ, हालांकि मैं इस हैंडीमैन कोर्टयार्ड में काम करता हूँ, पर मुझे क्लीनलीनेस का बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। मैं किसी भी गंदी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ली फैन झाओ को एक बहुत ही शार्प और इंटिमिडेटिंग लुक देता है। मैनेजर झाओ डर के मारे अपना थूक निकलता है और तुरंत कहता है कि समझ गया, एब्सोल्युटली समझ गया। आज के बाद ग्रैंडपा ली के इस कोर्टयार्ड के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी आवारा कुत्ता या बिल्ली आकर डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो कोई भी आपकी जगह को गंदा करने की कोशिश करेगा, मैं झाओ डियाओ सबसे पहले उसकी खाल उधेड़ दूंगा। झाओ अपना सीना पीट कर अपनी लॉयल्टी शो करता है। ली फैन स्मर्क करता है और कहता है कि बहुत अच्छे। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, उन ग्लोइंग स्पिरिट स्टोन्स में से एक स्टोन निकालता है और मैनेजर झाओ की तरफ टॉस कर देता है। मैनेजर झाओ उसे कैच करता है और उसकी आंखें डिसबिलीफ से बड़ी हो जाती हैं। ली फैन कैजुअली कहता है कि ये लो, इससे जाकर थोड़ी चाय पी लेना। फ्यूचर में इस हैंडीमैन कोर्टयार्ड में मुझे अभी भी मैनेजर झाओ की देखभाल की जरूरत पड़ेगी। मैनेजर झाओ खुशी से पागल हो जाता है। वो डीपली बो करता है और कहता है कि रिवॉर्ड के लिए बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा ली। फ्यूचर में मैं आपके लिए आग और पानी में से भी गुजरने को तैयार हूँ। ली फैन अपना हाथ हिलाकर उसे डिसमिस करता है और कहता है कि ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर झाओ तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होता है और पूरी स्पीड से भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। ली फैन अपने आर्म्स हवा में स्ट्रेच करता है और बहुत रिफ्रेश्ड फील करता है। फिर उसका फेस थोड़ा सीरियस होता है और वो अपने आप से सोचता है कि मुझे किसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कि मैं मैजिकल आर्ट्स कल्टिवेट नहीं कर सकता। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि सेक्ट की सबसे अमीर जगह नॉवेल्स में लिखा होता है कि ऐसी पिल्स होती हैं जो फिजिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। अगर मुझे हाई लेवल पिल्स मिल जाएं तो शायद मैं अपने स्पिरिट रूट को रीशेप कर सकूं। ली फैन के फेस पर एक स्माइल आती है, जैसे उसे कोई आइडिया मिल गया हो। कल वॉशरूम में स्वीप करते हुए मुझे एक सुप्रीम बोन क्लेंजिंग पिल मिली थी। अगर मैं प्रोफेशनल एल्केमी पीक पर जाकर स्वीप करूं तो वहाँ से मैं किस तरह के इमॉर्टल आइटम स्वीप कर सकता हूँ। वो अपने कुत्ते की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वोंगचाई चलो, हम मैनेजर के पास जाकर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं। वोंगचाई खुशी से बात करता है और ली फैन के पीछे पीछे कोर्टयार्ड से बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मैनेजर झाओ के ऑफिस में आते हैं। मैनेजर झाओ आराम से अपनी रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ गहरी नींद सो रहा होता है और उसके फेस पर एक बुक रखी होती है। अचानक उसके ऑफिस के डबल डोर्स एक बहुत ही जोरदार बैंग के साथ खुलते हैं। बुक झाओ के फेस से उड़कर गिरती है और वो एब्सोल्यूट टेरर में चिल्लाते हुए उठता है। वो सामने देखता है तो ली फैन दरवाजे पर खड़ा होता है, उसका झाड़ू उसके कंधे पर होता है और वोंगचाई उसके साथ होता है। झाओ तुरंत अपने डर को छुपाकर एक बहुत ही फ्लैटरिंग स्माइल देता है और कहता है कि आउच ग्रैंडपा ली, आप यहाँ कैसे आए? प्लीज बैठिए, प्लीज जल्दी बैठिए। ली फैन अंदर आता है और पूछता है कि मैनेजर झाओ, कल रात नींद ठीक आई? मैनेजर झाओ खड़ा होता है और बो करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा ली की दुआ से मैं बहुत ही साउंडली सोया। ग्रैंडपा ली के क्या ऑर्डर्स हैं? क्या आप उस कोर्टयार्ड में रहने के आदी नहीं हुए? ये छोटा आदमी अभी आपको सबसे बड़े कोर्टयार्ड में शिफ्ट कर देगा। ली फैन कैजुअली एक चेयर पर बैठता है और कहता है कि कोर्टयार्ड ठीक है, बस वहाँ काम बहुत कम है। 9th पीक तो पूरी स्वीप हो चुकी है। मैं सोच रहा था मैं सेक्ट की वेजेस ऐसे ही फ्री में नहीं ले सकता, मुझे लगातार शाइन करना होगा और हीट जनरेट करनी होगी। मैनेजर झाओ ली फैन को एक बड़ा सा थम्स अप देता है और फेक एडमिरेशन के साथ कहता है कि ग्रैंडपा ली बहुत ही राइटियस है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? ली फैन कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे ताई शुआन सेक्ट में सबसे अमीर जगह एल्केमी पीक है। मैनेजर झाओ स्कॉफ करता है और कहता है कि वो तो है। एल्केमी पीक के उन अंकल्स के नाखूनों से जो थोड़ा सा रेसिड्यू गिरता है वो हमारे आउटर सेक्ट के लोगों के लिए पूरे साल खाने के लिए काफी होता है। ली फैन नोट करता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं एल्केमी पीक पर जाकर स्वीप करूंगा, मुझे एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना कर दो। मैनेजर झाओ का जॉ शॉक से ड्रॉप हो जाता है। ग्रैंडपा ली एल्केमी पीक इनर सेक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। आउटर सेक्ट के हैंडीमैन के वहाँ जाने के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप गलती से भी किसी एल्केमिस्ट से टकरा गए, ली फैन अपनी आंखें नैरो करता है और झाओ को घूरता है। क्या मेरी स्वीपिंग काफी क्लीन नहीं है? मैनेजर झाओ तुरंत पैनिक में अपने हाथ हवा में हिलाता है और कहता है कि नहीं, बहुत क्लीन है, कुछ ज्यादा ही क्लीन है। ये छोटा आदमी अभी आपके लिए सर्टिफिकेट बनाता है अभी। झाओ तुरंत अपनी डेस्क पर भागता है, एक स्क्रॉल निकालता है, उस पे एक रेड सील लगाता है और ली फैन को दे देता है। ली फैन वो स्क्रॉल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो एल्केमी पीक की तरफ जाने वाली एक बहुत ही लंबी स्टोन स्टेयर्स पर चढ़ता है। वो वहाँ की
फ्रेश हवा में सांस लेता है और अपने कुत्ते से कहता है कि वोंगचाई इस ग्रीनिंग को देखो, ये सच में बहुत जेनरस है। वोंगचाई रास्ते के साइड पर लगे एक ग्लोइंग ग्रीन प्लांट को सूंघता है और उस पे पी करने के लिए अपनी टांग उठाता है। ली फैन की आंखें फटी रह जाती हैं और वो तुरंत वोंगचाई का लीश खींचता है। चलो यहाँ से चलो, अगर तूने यहाँ के फूल और पौधे खराब कर दिए तो हम इसका फाइन पे नहीं कर पाएंगे। वो चलते हुए एक ग्रैंड ओपन टेरेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम इनर सेक्ट डिसाइपल व्हाइट रोब्स पहने एक डेस्क के पीछे बैठा होता है। वो डिसाइपल ली फैन को बहुत ही डिस्डेन भरी नजरों से देखता है और कहता है कि आउटर सेक्ट से एक नया हैंडीमैन आया है। ली फैन अपना ट्रांसफर स्क्रॉल आगे करता है और कहता है कि हाँ, मैनेजर ने मुझे यहाँ रिपोर्ट करने को कहा है। वो डिसाइपल उस स्क्रॉल को लेता है, उसे ठीक से देखता भी नहीं है और अपने पेन से दूर एक एरिया की तरफ इशारा करता है। वेस्ट पिल वैली में जाओ, अपने कुत्ते का ध्यान रखना, उसे हर जगह शिट मत करने देना, वहाँ के ड्रैग साफ करो, अगर काम खत्म नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। ली फैन अपने आप से सोचता है कि वेस्ट पिल वैली नाम सुनकर तो लगता है वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो डिसाइपल उसकी बात सुन लेता है और स्नीर करते हुए डेस्क पर हाथ मारता है। प्रॉफिट? तू एक मॉडल हैंडीमैन, तुझे प्रॉफिट चाहिए, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ली फैन बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ता है, अपना झाड़ू कंधे पर रखता है और वोंगचाई के साथ वेस्ट पिल वैली की तरफ चल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वेस्ट पिल वैली में आते हैं। ये एक बहुत ही मैसिव और डीप कैनियन होती है जो अनगिनत जायंट टूटे हुए ब्रॉन्ज एल्केमी फर्नेसेस से भरी होती है। जमीन पर थिक ब्लैक ऐश और डिस्कार्डेड पिल ड्रैग्स के बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं। आसमान धुएं की वजह से थोड़ा डार्क होता है। ली फैन वैली में एंटर होता है और तुरंत अपना नाक और मुंह कवर कर लेता है और कॉफ करता है। यहाँ की स्मेल तो थोड़ी हैवी है। वो एक जायंट ब्रॉन्ज फर्नेस के पास जाता है जो थिक ब्लैक ग्राइम से कवर होता है। वो उसे देखता है और कहता है कि कितने सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। वो अपना झाड़ू उठाता है और उस मैसिव फर्नेस के साइड को स्वीप करना शुरू करता है। अचानक पूरी वैली में एक बहुत ही डिफेनिंग एक्सप्लोजन की आवाज गूंजती है। वैली के ऊपर एक हाई क्लिफ एज पर एक बहुत ही बड़ा एल्केमी फर्नेस वायलेंटली ब्लास्ट होता है और ब्लैक स्मोक और डेब्रिस हवा में उड़ने लगता है। धुएं के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसके बाल व्हाइट और मेसी होते हैं। उसकी राइट आंख पर एक ब्लैक आई पैच होता है और उसका पूरा फेस ब्लैक सूट से भरा होता है। वो बहुत गुस्से में होता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है कि एक नंबर के कचरे हो तुम सब, सातों के सातों ब्लास्ट हो गए, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? उसके सामने 5 इनर सेक्ट डिसाइपल्स जो सब व्हाइट रोब्स पहने हुए थे जमीन पर डर के मारे कांप रहे होते हैं। वो अपना सिर जमीन पर झुकाए रखते हैं। एक डिसाइपल जिसके फेस पर सूट लगा होता है ऊपर देखता है और प्लीड करता है कि मास्टर प्लीज अपना गुस्सा शांत करें, ये इनकम्प्लीट रेसिपी सच में डिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। एक और डिसाइपल पैनिक में कहता है कि हाँ मास्टर, हर बार जब हम पिल कंडेंस करने के फाइनल स्टेप पर पहुंचते हैं फर्नेस के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से बरसर्क हो जाती है और उसे बिल्कुल सप्रेस नहीं किया जा सकता। ओल्ड मास्टर अपने फिस्ट क्लेंच करता है और चिल्लाता है कि सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा फायर पर कंट्रोल काफी नहीं है। वो उनकी तरफ गुस्से से उंगली पॉइंट करता है। ये पिल रेसिपी एंशिएंट टाइम से पास डाउन हुई 7 ग्रेट डिवाइन पिल का एक रेमनेंट स्क्रॉल है। अगर इसे कंप्लीट कर लिया गया तो हमारे ताई शुआन सेक्ट की स्ट्रेंथ बाकी तीनों सेक्ट्स को डेफिनेटली दबा देगी। आज इसे हर हाल में डिड्यूस करना होगा। मास्टर अपने आर्म्स वाइड ओपन करता है और लाउडली डिक्लेयर करता है कि जो कोई भी इस रेमनेंट रेसिपी को कंप्लीट करेगा, ये बूढ़ा आदमी उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्ट करेगा। नीचे वैली में ली फैन क्लिफ की तरफ देख रहा होता है और ये पूरा ड्रामा वॉच कर रहा होता है। वो साई करता है, अपना सिर हिलाता है और कैजुअली कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपना फ्लोर स्वीप करूंगा। ली फैन अपने झाड़ू को टाइटली पकड़ता है और चिल्लाता है कि काम शुरू। वो जमीन पर पड़े उस थिक ब्लैक ड्रैग्स को स्वीप करना शुरू करता है। वो इनक्रेडिबल स्पीड और पावर के साथ मूव करता है। उसका झाड़ू डस्ट के क्लाउड्स क्रिएट करता है जैसे जैसे वो उस कचरे के बीच में से एक बड़ा सा रास्ता क्लियर करता है। इस दौरान ऊपर क्लिफ पर एक और फर्नेस मैसिव बूम के साथ ब्लास्ट होता है और आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक स्मोक का बादल बन जाता है। ब्लैक सूट वैली में बारिश की तरह गिरने लगता है। ली फैन इन सबको इग्नोर करता है और लाइटनिंग स्पीड से स्वीप करता रहता है। वो स्माइल करता है और कहता है कि कूल, ये एफिशिएंसी तो एक एक्सकेवेटर से भी बेहतर है। जैसे ही वो स्वीप कर रहा होता है उसका झाड़ू एक छोटे से राउंड ब्लैक रॉक से टकराता है। वो रुकता है और उसे देखता है, ठीक से क्लीन नहीं हुआ। वो उस ब्लैक रॉक को ध्यान से देखता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि ये कचरा नहीं है, ये डेफिनेटली एक ट्रेजर है। ली फैन थोड़ा झुकता है और उस ब्लैक रॉक को उठा लेता है। वो उसे एग्जामिन करता है, ये क्या चीज है। वो अपने झाड़ू का हैंडल लेता है और उस ब्लैक रॉक पर जोर से टैप करता है। उस रॉक के सरफेस पर एक ग्लोइंग क्रैक अपीयर होता है। ली फैन की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है कि जैकपॉट। वो उस ब्लैक रस्ट को तोड़कर अलग करता है तो उसके अंदर से एक ग्लोइंग रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट जेड स्लिप बाहर आती है। ऊपर क्लिफ पर ओल्ड मास्टर एक नए ग्लोइंग गोल्डन एल्केमी फर्नेस के सामने खड़ा होता है। उसका फेस बहुत डिटर्मिन्ड लग रहा होता है और वो चिल्लाता है कि सक्सेस या फेलियर इस एक मूव पर डिपेंड करता है। फ्रॉस्ट आइज बोन लोटस को ऐड करो। एक ग्लोइंग ब्लू लोटस फ्लावर उस फर्नेस के अंदर फेंका जाता है। इंस्टेंटली फर्नेस वायलेंटली शेक करने लगता है। फर्नेस के अंदर रेड और ब्लू एनर्जी क्लैश करने लगती है और उसमें से लाइटनिंग बोल्ट्स बाहर निकलने लगते हैं। डिसाइपल्स पैनिक हो जाते हैं और पीछे भागने लगते हैं। नॉट गुड,
ये फिर से ब्लास्ट होने वाला है। ओल्ड मास्टर अपने घुटनों पर गिर जाता है और पूरी डेस्परेशन के साथ आसमान की तरफ देखता है। हेवन मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस 9 रेवोल्यूशन सोल रिटर्निंग पिल के फाइनल स्टेप में आखिर किस न्यूट्रलाइजिंग ऑब्जेक्ट की कमी है? फर्नेस पर बना यिन यांग सिंबल ब्राइट रेड ग्लो करने लगता है और उसके सरफेस पर एक क्रैक आ जाता है। मास्टर हॉरर में रियलाइज करता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। नीचे वैली में ली फैन उस जेड स्लिप को अपने फेस के बहुत क्लोज पकड़े हुए होता है और उसके अंदर ग्लो कर रहे एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहा होता है। वो लाउडली पढ़ता है कि जब फ्रॉस्ट आइस बोन लोटस को अंदर फेंका जाता है तो वो इंस्टेंटली मेल्ट हो जाता है और फर्नेस के अंदर का प्रेशर शार्पली राइज होता है। तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी का सप्रेशन बस एक मजाक बनकर रह जाता है। ऊपर क्लिफ पर मास्टर बुरी तरह पसीने से भीग रहा होता है क्योंकि फर्नेस किसी भी वक्त ब्लास्ट होने वाला होता है। ली फैन स्लिप से आगे पढ़ता है कि अगर हम नहीं चाहते कि फर्नेस ब्लास्ट हो तो हमें इमीडिएटली टॉप कवर को खोलकर प्रेशर रिलीज करना होगा और फिर उसमें एक मुट्ठी ब्लैक चारकोल फेंकना होगा ताकि टेम्परेचर लो हो और हीट एब्जॉर्ब हो सके। ली फैन पढ़ना खत्म करता है, ऊपर क्लिफ की तरफ देखता है और पूरी आवाज में चिल्लाता है कि प्रेशर रिलीज करने के लिए फर्नेस का कवर खोलो और फिर उसमें ब्लैक चारकोल फेंको। वो हैंडसम डिसाइपल जो पहले डेस्क पर बैठा था इस वक्त क्लिफ पर खड़ा होता है। वो ली फैन की आवाज सुनता है, अपनी स्वॉर्ड ली फैन की तरफ पॉइंट करता है और गुस्से में चिल्लाता है कि प्रिजम्पचुअस। आउटर सेक्ट में झाड़ू मारने वाला एक आम मॉर्टल हैंडीमैन यहाँ पीक मास्टर पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। तू एल्केमी के बारे में क्या जानता है? वो डिसाइपल मास्टर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मास्टर इस मॉर्टल की बकवास मत सुने। प्रेशर रिलीज करने के लिए फर्नेस का कवर खोलने से मेडिसिनल एफिकेसी पूरी तरह रुइन हो जाएगी। ब्लैक चारकोल, ये तो सिंपली एक पागल की बकवास है। ली फैन जो वैली में खड़ा होता है बस अपने कंधे उचकाता है और कैजुअली कहता है कि बिलीव करो या ना करो। 3 वो हैंडसम डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड पूरी तरह बाहर निकाल लेता है और ली फैन को घूरता है। ट्रिक्स प्ले कर रहा है। ली फैन आगे काउंट करता है 2। मास्टर उस क्रैकिंग फर्नेस को देखता है, उसकी आंखें डेस्परेशन से बड़ी होती हैं। वो स्प्लिट सेकंड में एक डिसीजन लेता है और रोर करता है कि कवर खोलो। ली फैन कहता है 1। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर फर्नेस का भारी गोल्डन कवर हवा में उड़ जाता है और उसके अंदर से ब्लाइंडिंग व्हाइट स्टीम का एक मैसिव पिलर हवा में शूट होता है जो एक्सट्रीम प्रेशर को रिलीज कर देता है। मास्टर इमीडिएटली अपने डिसाइपल्स पर चिल्लाता है कि क्विक, ब्लैक चारकोल अंदर फेंको। डिसाइपल्स पूरी तरह से स्टंट होते हैं और हेजिटेट करते हैं। मास्टर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो जमीन से ब्लैक चारकोल का एक बड़ा सा चंक उठाता है और चिल्लाता है कि कचरा हो तुम सब, मैं खुद करूंगा। वो उस ब्लैक चारकोल को सीधा उस ओपन फर्नेस के अंदर फेंक देता है। फर्नेस 1 सेकंड के लिए शेक करता है और फिर मिराक्युलसली उसके अंदर की वायलेंट एनर्जी काम डाउन होने लगती है। ग्लोइंग क्रैक्स सील हो जाते हैं और फ्रंट पर बना यिन यांग सिंबल स्टेबलाइज हो जाता है और एक जेंटल ग्रीन लाइट के साथ ग्लो करने लगता है। हैंडसम डिसाइपल शॉक में होता है, ये स्टेबलाइज हो गया, ये सच में स्टेबलाइज हो गया। ओल्ड मास्टर उस फर्नेस को घूरता रहता है, उसकी आंखें एब्सोल्यूट और डिसबिलीफ से बड़ी होती हैं। वो मटर करता है कि यिन और यांग कन्वर्ज हो गए, वाटर और फायर बैलेंस हो गए, ये पिल फॉर्मेशन का साइन है। हैंडसम डिसाइपल शेयर शॉक में नीचे ली फैन की तरफ देखता है और पूछता है कि तुझे ये कैसे पता था? ली फैन कैजुअली अपना झाड़ू अपने कंधे पर रखता है और कहता है कि बेसिक ऑपरेशन, तुम लोगों को थर्मोडायनामिक्स तो समझ नहीं आती और चले हो मीट बॉल्स बनाने। ओल्ड मास्टर ये बात सुन लेता है, उसकी आंखें रियलाइजेशन से बड़ी हो जाती हैं। थर्मोडायनामिक्स, एक हिडन एक्सपर्ट। बिना किसी हेजिटेशन के ओल्ड मास्टर उस हाई क्लिफ से छलांग लगा देता है और वेस्टविल वैली में नीचे आता है। वो बहुत हेवी फोर्स के साथ ली फैन के ठीक सामने जमीन पर लैंड करता है, जिससे डस्ट का एक क्लाउड उड़ जाता है। ओल्ड मास्टर इमीडिएटली अपने घुटनों पर गिरता है, डीपली बो करता है और अपना फोरहेड मिट्टी पर रख देता है। वो पूरी रेवरेंस के साथ चिल्लाता है कि एक्सपर्ट, प्लीज इस बूढ़े आदमी का बो एक्सेप्ट करें। ली फैन इस सडन एक्शन से थोड़ा स्टार्टल हो जाता है। वो तुरंत एक कदम पीछे लेता है और डिफेंसिवली अपने झाड़ू का ब्रिसल्ड एंड मास्टर की तरफ पॉइंट करता है। तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो ना ओल्ड मैन? मेरे पास तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए पैसे नहीं है, मैं तो बस एक फ्लोर स्वीपर हूँ। ओल्ड मास्टर अपने दोनों हाथों से उस झाड़ू के ब्रिसल्ड एंड को पकड़ लेता है और शाइनिंग आंखों के साथ ली फैन की तरफ देखता है। सीनियर, आपने अभी जो 2 ट्रू वर्ड्स कहे हैं वो सिंपली पर्ल्स ऑफ विजडम है, जो डायरेक्टली एल्केमी दाओ के ओरिजिन की तरफ पॉइंट करते हैं। एक 7 ग्रेड पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी के राइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लोएस्ट क्वालिटी के ब्लैक चारकोल को यूज करना। इनसाइड का ये लेवल, ये बूढ़ा आदमी इससे बहुत दूर है। ऊपर क्लिफ पर हैंडसम डिसाइपल एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में नीचे देखता है। वो चिल्लाता है कि मास्टर, क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो बस एक मॉर्टल है। ओल्ड मास्टर अपना सिर घुमाता है, उसकी सिंगल आई क्लिफ पर खड़े उस डिसाइपल को फ्यूरियसली ग्लेयर करती है। वो रोर करता है कि तू बकवास बंद कर। मास्टर अपना हाथ वेव करता है, जिससे एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल बर्स्ट निकलता है, जो उस हैंडसम डिसाइपल को स्ट्राइक करता है और उसे स्क्रीम करते हुए क्लिफ से पीछे की तरफ हवा में उड़ा देता है। मास्टर चिल्लाता है कि अगर तूने दोबारा सीनियर के साथ ऐसी
ऐसी बदतमीजी की तो मैं तुझे क्रिपल कर दूंगा। मास्टर वापस ली फैन की तरफ मुड़ता है, अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए एक फ्लैटरिंग और ईगर स्माइल देता है। सीनियर, आपने अभी थर्मोडायनेमिक्स मेंशन किया था, ये किस तरह का सुप्रीम मेंटल कल्टीवेशन मेथड है? क्या आप मुझे थोड़े पॉइंटर्स दे सकते हैं? ली फैन उसे ब्लैंकली देखता है और फ्लैट टोन में कहता है कि टाइम नहीं है, मुझे अभी आगे फ्लोर स्वीप करना है। ली फैन अपना हाथ उठाता है जिसमें वो ग्लोइंग ट्रांसपेरेंट जेड स्लिप होती है जो उसने अभी ढूंढी थी। ओल्ड मास्टर की आंख उस जेड स्लिप पर लॉक हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन प्योर शॉक में बदल जाता है। सीनियर, आपके हाथ में जो चीज है क्या ये? ली फैन उस स्लिप को देखता है और कैजुअली कहता है कि मैंने बस अभी इसे उस नंबर 1 वेस्ट फर्नेस के नीचे से स्वीप किया है। देखने में किसी USB ड्राइव जैसा लग रहा है। मास्टर जोर से थूक निकलता है और बेक करता है कि सीनियर, क्या आप इस जूनियर को एक बार देखने दे सकते हैं, बस एक बार? ली फैन श्रग करता है और वो जेड स्लिप मास्टर को दे देता है। देख लो, इससे इसका कोई मीट का पीस तो कम नहीं हो जाएगा। मास्टर उस जेड स्लिप को कांपते हुए हाथों से ऐसे पकड़ता है जैसे दुनिया का सबसे प्रेशियस ट्रेजर पकड़ा हो। वो अपना स्पिरिचुअल सेंस उसके अंदर इन्फ्यूज करता है। इंस्टेंटली उसकी आंख मैक्सिमम लिमिट तक बड़ी हो जाती है और उसके झुर्रियों वाले फेस पर से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है कि द कंप्लीट वर्जन, ये तो सच में 9 रेवोल्यूशन सोल रिटर्निंग पिल की कंप्लीट रेसिपी है। वो ऊपर देखता है, उसके फेस पर एनलाइटनमेंट आती है। तो ऐसी बात है। तो फाइनल स्टेप में फोर्सफुली सप्रेस करने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड आइटम्स की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय एक्सेस फायर पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पिंच एक्सट्रीम वुड एट्रीब्यूट स्कॉच्ड बोन ग्रास की जरूरत होती है। मास्टर ली फैन को एब्सोल्यूट वर्शिप की नजरों से देखता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे ब्लैक चारकोल ऐड करने को कहा था, ये एक्चुअली वुड चारकोल और स्कॉच्ड बोन ग्रास के सेम वुड एट्रीब्यूट ओरिजिन के हीट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल को यूज कर रहा था ताकि फोर्सफुली स्कॉच्ड बोन ग्रास के फंक्शन को रिप्लेस किया जा सके। हालांकि ये फोर्स था, पर इसने पिल्स के इस बैच को परफेक्टली प्रिजर्व कर लिया। मास्टर उस जेड स्लिप को अपने सिर के ऊपर हाई होल्ड करता है और आसमान की तरफ चिल्लाता है कि सीनियर तो सच में एक गॉड है। ली फैन ऑकवर्डली कॉफ करता है। ओल्ड मैन, क्या तुम्हारा देखना हो गया? जब देख लो तो मुझे वापस दे देना, मुझे अभी इसे पॉन शॉप ले जाना है ताकि इसके बदले स्पिरिट स्टोन्स ले सकूं। मास्टर फ्रीज हो जाता है। वो ली फैन को एब्सोल्यूट हॉरर में देखता है। स्पिरिट स्टोन्स के बदले एक्सचेंज, ये एंशिएंट डिवाइन रेसिपी, आप इसे पॉन शॉप ले जाना चाहते हैं? ये तो हेवनली ट्रेजर्स का एक बहुत ही रेकलेस वेस्ट है। मास्टर उस जेड स्लिप को अपने सीने से टाइटली लगा लेता है और फ्रैंटिकली बेक करता है कि सीनियर, आप प्राइस बताओ, मैं इसे खरीदूंगा चाहे कितने भी स्पिरिट स्टोन्स क्यों ना लग जाए। नहीं, आप पूरे एल्केमी पीक की ट्रेजरी से जो चाहे पिक कर सकते हैं, बस किसी तरह ये जेड स्लिप मुझे बेच दें। ली फैन उसे कामली देखता है और कहता है कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, पर मेरी एक हॉबी है। मास्टर तुरंत कहता है कि सीनियर प्लीज बोलिए, चाहे वो सुप्रीम मैजिकल ट्रेजर्स हो या पियरलेस एल्केमी फर्नेसेस, जब तक ये बूढ़ा आदमी उसे ला सकता है। ली फैन उसकी बात काट देता है। मुझे वो फाइटिंग और किलिंग वाली चीजें पसंद नहीं है, मुझे बस स्वीपिंग करना पसंद है। ली फैन अपने झाड़ू से पूरी वैली की तरफ पॉइंट करता है। आपके एल्केमी पीक का एनवायरनमेंट बहुत ही पुअर है, स्पेशली ये वेस्ट पिल वैली। ये तो सिंपली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक ही टारगेट है। मास्टर कंफ्यूज हो जाता है। सीनियर का मतलब है? ली फैन अपने आर्म्स वाइड ओपन करता है और डिक्लेयर करता है कि मैं आपके एल्केमी पीक के सारे हाइजीन और क्लीनिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ, जिसमें आपका प्राइवेट एल्केमी रूम, हिडन गोल्ड पवेलियन और उन एल्डर्स के केव ड्वेलिंग्स भी शामिल हैं। मैं सबका कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। मास्टर का जॉ ड्रॉप हो जाता है। ली फैन फ्राउन करता है। क्या रिलक्टेंट हो? तो फिर मेरी जेड स्लिप वापस करो। वो अपना हाथ आगे करता है। मास्टर तुरंत उस जेड स्लिप को हग करता है और अपना सिर जोर जोर से हिलाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, बहुत ज्यादा तैयार हूँ। मास्टर खड़ा होता है, मुड़ता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है ताकि उसकी आवाज पूरे एल्केमी पीक पर गूंज जाए कि आज के बाद से ये सीनियर मेरे एल्केमी पीक के सबसे ऑनरेबल क्लीनिंग ग्रैंड मास्टर हैं। वो जहाँ चाहे स्वीप कर सकते हैं। जो कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत करेगा उसे सेट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मास्टर वापस ली फैन की तरफ मुड़ता है, अपने हाथ रगड़ते हुए एक सिकोफैंटिक स्माइल देता है। ग्रैंड मास्टर ली, क्या आप इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड हैं? ली फैन थोड़ा नोट करता है। ठीक है, तो फिर मैं आपके प्राइवेट एल्केमी रूम से स्वीप करना शुरू करूंगा। वहाँ की फर्नेस ऐश काफी थिक है। मास्टर इमीडिएटली नीचे झुकता है, वोंग चाई को पेट करता है और रास्ते की तरफ जेस्चर करता है। ग्रैंड मास्टर प्लीज प्लीज आइए। ली फैन कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है। द ग्रैंड क्लीनिंग बिगिंस। वो अपना झाड़ू कंधे पर रखता है और वैली से बाहर निकलता है। वोंग चाई उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे ही वो चलता है, उसकी वेस्ट पर लटक रहा वुडन हैंडीमैन टोकन अचानक से ब्राइटली ग्लो करता है और एक लग्जूरियस ग्लोइंग पर्पल और गोल्ड टोकन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ली फैन एक बहुत ही मैसिव और टावरिंग 9 स्टोरी पगोडा की तरफ जाने वाली ग्रैंड स्टोन स्टेप्स पर चढ़ रहा होता है। उस पगोडा के चारों तरफ ग्लोइंग मैजिकल फॉर्मेशंस बने होते हैं। एंट्रेंस के ऊपर एक प्लाक लगा होता है जिस पर लिखा होता है स्क्रिप्चर पवेलियन। जैसे ही ली फैन एंट्रेंस के पास पहुंचता है, 2 इनर सेक्ट गार्ड्स अचानक से अपनी
स्वॉर्ड्स क्रॉस करके उसके सामने आ जाते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। एक गार्ड चिल्लाता है कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? वो गार्ड ली फैन को ऊपर से नीचे तक एक्सट्रीम डिस्डेन के साथ देखता है। इन फटे पुराने कपड़ों को देखो, क्लियरली एक हैंडीमैन डिसाइपल है। स्क्रिप्चर पवेलियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हैंडीमैन, और कुत्तों का अंदर आना मना है। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वोंगचाई अपने दांत निकालता है और उन गार्ड्स पर अग्रेसिवली ग्राउल करता है। ली फैन कामली वोंगचाई के सिर को पेट करके उसे शांत करता है। वोंगचाई, हम इनके लेवल पर नहीं गिरेंगे। ली फैन उन गार्ड्स को देखता है और क्लियरली कहता है कि ध्यान से देखो, मैं एल्केमी पीक के पीक मास्टर द्वारा पर्सनली अपॉइंट किया गया चीफ क्लीनिंग ग्रैंड मास्टर हूँ। मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं आकर तुम्हारे स्क्रिप्चर पवेलियन की डीप क्लीनिंग करूँ। ली फैन वो ग्लोइंग पर्पल और गोल्ड टोकन हवा में उठाता है। गार्ड की आंखें एब्सोल्यूट शॉक में बड़ी हो जाती हैं। पर्पल गोल्ड टोकन, एक मॉर्टल हैंडीमैन के पास एल्केमी पीक का हाईएस्ट टोकन कैसे हो सकता है? ली फैन स्मर्क करता है और टोकन वापस रख लेता है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं कि मुझे ये कैसे मिला, बस मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं। अचानक पवेलियन के डार्क एंट्रेंस के अंदर से एक डीप और पावरफुल आवाज गूंजती है। बाहर कौन शोर मचा रहा है? एक बूढ़ा आदमी शैडो से धीरे धीरे बाहर आता है। उसके लंबे व्हाइट बाल होते हैं और उसकी राइट आंख पर एक ब्लैक आई पैच होता है। उसकी ऑरा बहुत ही इंटेंस और इंटिमिडेटिंग होती है। दोनों गार्ड्स तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और रिस्पेक्टफुली बो करते हैं, ग्रीटिंग्स हेड एल्डर। हेड एल्डर की सिंगल आई ली फैन पर लॉक हो जाती है। वो कोल्ड आवाज में कहता है कि हैंडीमैन, पर्पल गोल्ड टोकन। ली फैन अपनी जगह पर डटा रहता है और कहता है कि एग्जैक्टली। हेड एल्डर कोल्डली स्कॉफ करता है। डैन चेंजी, वो बूढ़ा सच में बैकवर्ड लाइफ जी रहा है। स्क्रिप्चर पवेलियन सेट की इनहेरिटेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक मॉर्टल हैंडीमैन को अंदर जाकर गंद मचाने की परमिशन कैसे दी जा सकती है? ली फैन दरवाजे के ऊपर लगे उस बड़े से प्लाक की तरफ उंगली पॉइंट करता है। ओल्ड मैन, आप ऐसा नहीं कह सकते। इस प्लाक को देखो, यहाँ जमा हुई डस्ट सिटी वॉल से भी ज्यादा थिक हो चुकी है। हेड एल्डर का एक्सप्रेशन गुस्से वाला हो जाता है, एरोगेंट और इग्नोरेंट। स्क्रिप्चर पवेलियन के चारों तरफ एक हैवी ग्रेविटी 1000 जून एरे लगा हुआ है और उसके अंदर एक फियर्स विंड ब्लेजिंग फायर एरे है। तुम जिस डस्ट की बात कर रहे हो वो इन एरेस के ऑपरेशन से जमा हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी रेसिड्यू है। ऑर्डिनरी लोग इसे टच करते ही तुरंत मर जाएंगे। ली फैन अपनी आंखें रोल करता है और कैजुअली कहता है कि ओ, मैं समझ गया, इसका मतलब है कि तुम लोग ठीक से सफाई नहीं करते और बस एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो। ली फैन के पीछे से एक शार्प आवाज आती है, प्रिजम्पचुअस। कई इनर सेक्ट डिसाइपल्स सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। उनका लीडर एक हैंडसम और एरोगेंट दिखने वाला डिसाइपल होता है जिसने प्रिस्टन व्हाइट रोब्स पहने होते हैं और उसके हाथ में एक फोल्डिंग फैन होता है। जमीन पर घुटने टेके हुए गार्ड ऊपर देखता है और ऑ में कहता है कि सीनियर ब्रदर बाई। ये सीनियर ब्रदर बाई युनफेई है, इनर सेक्ट के सेकंड रैंक जीनियस। बाई युनफेई अपने क्लोज्ड फैन से ली फैन की तरफ पॉइंट करता है और स्नीर करता है। कनेक्शंस के थ्रू टोकन लेने वाला एक कचरा यहाँ इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कर रहा है। तू खुद को समझता क्या है? मौत के मुंह में जा रहा है। आज मैं पीक मास्टर के बिहाफ पर इस इग्नोरेंट मॉडल को एक सबक सिखाऊंगा। बाई युनफेई टाइटली अपनी स्वॉर्ड के हिल्ट को पकड़ता है, स्ट्राइक करने के लिए रेडी होता है। हेड एल्डर अपना हाथ उठाता है। रुको, वो ली फैन को देखता है। क्योंकि इस शख्स के पास एल्केमी पीक का टोकन है, अगर मैं इसे डायरेक्टली मार दूंगा तो डैन चेंजी को एक्सप्लेन करना आसान नहीं होगा। हेड एल्डर ली फैन के थोड़ा पास आता है और एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है कि बॉय, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम क्लीनिंग करना चाहते हो? ये बूढ़ा आदमी तुम्हें एक चांस देगा। वो उस टावरिंग पगोडा की तरफ पॉइंट करता है। स्क्रिप्चर पवेलियन में 9 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक एरे का प्रेशर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। अगर तुम टॉप फ्लोर तक पहुंच गए और वहाँ की हाइजीन क्लीन कर दी तो ये बूढ़ा आदमी न सिर्फ तुम्हारी एरोगेंस को माफ कर देगा बल्कि तुम्हें स्क्रिप्चर पवेलियन में से कोई भी कल्टीवेशन मेथड चूज करने की परमिशन भी देगा। हेड एल्डर की आंख कोल्ड हो जाती है। पर अगर तुम अंदर के एरे से क्रश होकर मर गए तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाई युनफेई और उसके फॉलोअर्स मॉकिंगली हंसने लगते हैं। बाई युनफेई पगोडा के टॉप की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि स्क्रिप्चर पवेलियन का टॉप फ्लोर, वहाँ तो सेक्ट मास्टर भी इजिली स्टेप रखने की हिम्मत नहीं करते। सुना है कि वहाँ का 9 प्रोफाउंड किलिंग एरे सैकड़ों सालों से आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर एक मक्खी भी अंदर गई तो वो क्रश होकर पाउडर बन जाएगी। बाई युनफेई ली फैन को एक क्रूअल स्मर्क के साथ देखता है। ये किड तो पक्का मरेगा। बाई युनफेई फिर आगे बढ़ता है, अपना फैन खोलता है और एरोगेंटली कहता है कि एल्डर विदर्डवुड बहुत मर्सीफुल हैं। बॉय, मैं आज इत्तेफाक से स्क्रिप्चर पवेलियन के 5th फ्लोर पर जा रहा हूँ। अगर तू मेरे पीछे पीछे 2nd फ्लोर तक भी चढ़ गया तो मैं तुझे केपेबल मान लूंगा। ली फैन कामली कहता है कि चूज एनी कल्टिवेशन मेथड, ये आपने खुद कहा था ओल्ड मैन, सबने सुना है। ये बोलकर ली फैन वोंगचाई को आवाज देता है और बिना किसी डर के उस मैसिव स्क्रिप्चर पवेलियन के डार्क एंट्रेंस के अंदर चला जाता है। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। बाई युनफेई जो पहले ही अंदर आ चुका था वो स्नीर करते हुए कहता है कि सिर्फ 1 गुना ग्रेविटी। पर अगले ही सेकंड एरे की पावर एक्टिवेट होती है और बाई युनफेई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके शोल्डर्स पर इतना भारी प्रेशर पड़ता है कि वो डर के मारे कांपने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली फैन आराम से अपने झाड़ू के साथ अंदर चलकर आ रहा होता है। उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा था। बाई युनफेई ली फैन को इतने आराम से चलते हुए देखकर
पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो हकलाते हुए चिल्लाता है कि ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तुम इस ग्रेविटी एरे को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ली फैन रुकता है और कैजुअली पूछता है कि ग्रेविटी, कैसी ग्रेविटी? मुझे तो बस लग रहा है कि यहाँ के फ्लोर टाइल्स के बीच में गैप्स थोड़े ज्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से स्वीप करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये बोलकर ली फैन अपना झाड़ू उठाता है और पूरी पावर के साथ जमीन पर मारता है। झाड़ू के जमीन पर लगते ही एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव निकलती है। जमीन पर बने हुए ग्लोइंग मैजिकल एरे के पैटर्न्स इंस्टेंटली शैटर हो जाते हैं। एरे के टूटते ही बाई युनफेई हवा में उछलकर बुरी तरह जमीन पर गिरता है। बाई युनफेई गुस्से और डर से ली फैन की तरफ उंगली उठाता है और चिल्लाता है कि तुमने एरे के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ली फैन कैजुअली जवाब देता है कि इन फ्लोर टाइल्स की क्वालिटी बहुत ही घटिया है, इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये तो बिल्कुल एक टोफू ड्रैग प्रोजेक्ट लग रहा है। मैंने तो बस तुम्हारे लिए एक सेफ्टी हैजर्ड को रिमूव किया है, इसके लिए मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। बाई युनफेई जमीन पर अपना हाथ मारता है और गुस्से में कहता है कि ये डेफिनेटली एक कोइंसिडेंस है। मैं देखता हूँ तुम सेकंड फ्लोर कैसे क्रॉस करते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर फियर्स विंड एरे एक्टिवेट होता है। हवा का प्रेशर इतना तेज होता है कि बाई युनफेई हवा के थपेड़ों से बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा होता है, पर ली फैन आराम से खड़ा होता है और अपने झाड़ू को बड़ी तेजी से घुमाते हुए जमीन साफ कर रहा होता है। झाड़ू घुमाने से जो हवा का फ्लो क्रिएट होता है वो उस एरे की हवा को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है। ली फैन लंबी सांस लेता है और कहता है कि कितनी कंफर्टेबल हवा है। बाई युनफेई जमीन पर घुटनों के बल बैठा होता है और ली फैन के झाड़ू की तरफ देखकर गुस्से से कहता है कि तुम्हारे इस झाड़ू में जरूर कोई अजीब सी बात है। ली फैन रुकता है और बाई युनफेई को एक अनएजुकेटेड लुक देते हुए कहता है कि कम नॉलेज होना बुरी बात है। जब कोई फ्लूइड किसी इर्रेगुलर और रफ सरफेस से गुजरता है तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्रिएट होती है, जिससे विंड रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मेरे इस झाड़ू का जो पुराना और रफ टेक्सचर है वो एक परफेक्ट एरोडायनेमिक स्पॉइलर का काम करता है। बाई युनफेई गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता है कि बकवास बंद करो। थर्ड फ्लोर पर ब्लेजिंग फायर एरे है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ये टूटा हुआ लकड़ी का झाड़ू उस आग को कैसे बर्दाश्त करता है। दोनों थर्ड फ्लोर पर आते हैं। यहाँ पर पूरे फ्लोर पर बहुत ही खतरनाक और मैसिव आग लगी होती है। फ्लेम्स इतनी ऊंची होती हैं कि किसी का भी वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। ली फैन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपने झाड़ू को हवा में उठाता है और जोर से अनाउंस करता है कि वैक्यूम ग्रेट स्वीपिंग। ली फैन अपने झाड़ू को इतनी इनक्रेडिबल स्पीड और पावर के साथ घुमाता है कि वहाँ पर एक मैसिव वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म होते ही वो पूरी की पूरी खतरनाक आग एक सेकंड में बुझ जाती है। बाई युनफेई ये देखकर पूरी तरह से डम्बफाउंडेड रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक और फ्लोर पर हैं, जहाँ पर फ्रॉस्ट आइस एरे एक्टिवेट है। पूरा एरिया थिक आइस और फ्रीजिंग टेम्परेचर से भरा होता है। बाई युनफेई ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा होता है और उसके बालों पर बर्फ जम चुकी होती है। ली फैन वहाँ खड़ा होकर कहता है कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ली फैन अपने झाड़ू का हैंडल उठाता है और पूरी ताकत के साथ उस फ्लोर के सेंटर में बने हुए एक मैसिव आइस कोर पर दे मारता है। वो पूरा आइस कोर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है और एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पगोडा के बाहर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर हेड एल्डर विदर्ड वुड और बाकी के सभी डिसाइपल्स खड़े होकर पगोडा की तरफ देख रहे होते हैं। अचानक पगोडा के ऊपर वाले फ्लोर से एक बहुत ही जोरदार एक्सप्लोजन होता है। हेड एल्डर की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगले ही सेकंड बाई युनफेई पगोडा के अंदर से एक कैनन बॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ बाहर आता है। वो बुरी तरह जख्मी होता है और सीधा जमीन पर आकर फेस के बल गिरता है, पूरी तरह से बेहोश। हेड एल्डर बाई युनफेई को जमीन पर गिरा हुआ देखकर शॉक में कहता है कि तो वो हैंडीमैन कहाँ गया। सीन वापस पगोडा के अंदर शिफ्ट होता है। ली फैन 9th फ्लोर के एंट्रेंस पर खड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी इनविजिबल सोनिक वेव अटैक उसकी तरफ आता है। वोंगचाई डर के मारे अपने कानों पर अपने पॉज रख लेता है और जमीन पर बैठ जाता है। ली फैन को भी अपने सिर में थोड़ा दर्द फील होता है। वो अपनी टेम्पल्स को रब करता है और कहता है कि इंफ्रासोनिक वेव अटैक। ये क्लीनिंग जॉब सच में थोड़ी चैलेंजिंग है। ली फैन अपने झाड़ू को टाइटली पकड़ता है और कहता है कि स्वीप। वो पूरी पावर के साथ उस 9th फ्लोर पर झाड़ू मारना शुरू करता है। उसके स्वीप करते ही एक बहुत ही बड़ा ग्लोइंग प्रोटेक्टिव डोम उसके चारों तरफ फॉर्म हो जाता है। वो सोनिक वेव अटैक उस डोम से टकराता है और पूरी तरह से शैटर हो जाता है। ली फैन उस पूरे फ्लोर की डस्ट को एक जगह इकट्ठा करता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि परफेक्ट। ली फैन चलते हुए उस फ्लोर के सेंटर में रखे एक बहुत ही एंशिएंट और ग्रैंड वुडन टेबल के पास आता है। उस टेबल पर एक पुरानी सी बुक रखी होती है। ली फैन उस बुक को उठाता है और उसके पेजेस फ्लिप करता है। पेजेस बिल्कुल खाली होते हैं और उनमें कुछ अजीब सा टेक्स्ट लिखा होता है जो किसी काम का नहीं लग रहा था। ली फैन गुस्से में उस बुक को वापस टेबल पर फेंक देता है और कहता है कि कहाँ है वो पियरलेस कल्टीवेशन मेथड्स जिनका वादा किया गया था। उस ओल्ड मैन ने मुझे धोखा दिया। तभी वोंगचाई टेबल के नीचे जाता है और एक कोने को सूंघने लगता है। ली फैन अपने झाड़ू से वोंगचाई को साइड पर करता है और कहता है कि साइड पर हटो, मैंने अभी यहाँ साफ किया है। ली फैन की नजर टेबल के उस लेग पर पड़ती है जहाँ वोंगचाई सूंघ रहा था।
ली फैन देखता है कि टेबल के लेग के नीचे उसे बैलेंस करने के लिए कुछ पुराने और गंदे वुडन प्लैंक्स रखे हुए हैं। ली फैन झुकता है और कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा गंदी है। वो अपना झाड़ू उस टेबल लेग के नीचे डालता है और पूरी ताकत से उन प्लैंक्स को बाहर निकाल लेता है। प्लैंक्स पर बहुत ज्यादा ग्रीन मॉस और डर्ट लगी होती है। ली फैन उन प्लैंक्स को जमीन पर रखता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा कचरा है। वो तुरंत अपने झाड़ू से एक स्पार्क क्रिएट करता है और उन प्लैंक्स पर आग लगा देता है। जैसे ही वो प्लैंक्स जलते हैं, अचानक उनके अंदर से एक बहुत ही ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलने लगती है। फ्लेम्स के बीच में से एक बहुत ही एंशिएंट और हेवी गोल्डन प्लाक हवा में फ्लोट करने लगता है। उस प्लाक पर बड़े बड़े कैरेक्टर्स में लिखा होता है ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवन फिंगर। जैसे ही ये प्लाक अपीयर होता है, उसमें से एक बहुत ही मैसिव और थिक गोल्डन बीम ऑफ लाइट सीधा आसमान की तरफ शूट होती है। पगोडा की छत को क्रॉस करते हुए ये बीम बादलों में जाकर मिलती है। आसमान में डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं और उन क्लाउड्स के बीच में एक बहुत ही जायंट ग्लोइंग गोल्डन हाथ की शेप अपीयर होती है, जो पूरे सेट के ऊपर एक खौफनाक प्रेशर डाल रही होती है। पगोडा के बाहर खड़े हेड एल्डर विदर्ड वुड आसमान में उस जायंट हैंड को देखते हैं और उनकी सिंगल आई एक्सट्रीम शॉक और रेवरेंस से बड़ी हो जाती है। वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाते हैं कि ये ऑरा, ये तो हमारे सेट का लॉस्ट टेक्निक है, 3000 साल पुराना ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवन फिंगर। हेड एल्डर तुरंत बाकी एल्डर्स की तरफ मुड़ते हैं और पूरी ताकत से चिल्लाते हैं कि जल्दी मेरे साथ 9th फ्लोर पर आओ, हमें इस डिवाइन मिरेकल को वापस लाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हेड एल्डर बाकी 4 एल्डर्स के साथ भागते हुए 9th फ्लोर पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि ली फैन उस सुप्रीम गोल्डन प्लाक को अपने हाथ में पकड़े हुए है और उस प्लाक के कोने से अपना नाक खुजा रहा है। ली फैन उस प्लाक को देखता है और कैजुअली कहता है कि ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवन फिंगर। टच करने में तो ये बिल्कुल किसी लोहे के कचरे जैसा लग रहा है। हेड एल्डर और बाकी सब एल्डर्स ये देखकर पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हैं। हेड एल्डर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि डिवाइन मशीन, ये सच में डिवाइन मशीन है। हेड एल्डर तुरंत जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं और ली फैन की तरफ अपने दोनों हाथ आगे करके रोते हुए भीख मांगते हैं कि बॉय, जल्दी जल्दी वो डिवाइन मशीन मुझे दे दो। तभी वहाँ पर सेक्ट मास्टर की एंट्री होती है। सेक्ट मास्टर भी उस प्लाक को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो ली फैन से कहते हैं कि ली फैन, तुमने एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अगर तुम इस कल्टिवेशन मेथड को सेक्ट को वापस दे दो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इनर सेक्ट का एल्डर बना दूंगा। ली फैन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे डायरेक्टली रॉब करने की कोशिश कर रहे हो। ली फैन हेड एल्डर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले नीचे आपने ही तो कहा था, आपने कहा था कि अगर मैं 9th फ्लोर को साफ कर दूं तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कल्टिवेशन मेथड कर सकता हूँ। हेड एल्डर जमीन पर बैठे हुए ही हकलाते हुए जवाब देते हैं कि हाँ मैंने कहा था, पर ये तो हमारे सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर है। तुम एक आम इंसान हो, तुम इसे बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर सकते। ली फैन कैजुअली अपने कंधे उचकाता है और कहता है कि मैं इसे कल्टिवेट कर सकता हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, वैसे भी मैंने इसे चूज कर लिया है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर आगे आते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ऐसी डिवाइन टेक्निक किसी हैंडीमैन के हाथों में नहीं जा सकती। फौरन इसे मेरे हवाले करो, वरना मैं तुम्हें सेक्ट के रूल्स के मुताबिक सजा दूंगा। ली फैन उन सबको एक ठंडी नजर से देखता है और स्नीर करते हुए कहता है कि तुम्हारा ताई शुआन सेक्ट इतना बड़ा सेक्ट है और तुम लोग अपनी कही हुई बात से ऐसे मुकर रहे हो जैसे फाट कर रहे हो। हेड एल्डर तुरंत लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को रोकते हैं और उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि अरे शांत हो जाओ सब। मास्टर ली हमारे एल्केमी पीक के चीफ क्लीनिंग ग्रैंड मास्टर हैं। वो हमारे अपने आदमी हैं। सेक्ट मास्टर ली फैन के पास आते हैं और बहुत ही पोलाइट टोन में पूछते हैं कि ली फैन, हम अपनी बात से नहीं मुकर रहे, पर ये टेक्निक सच में बहुत प्रेशियस है, तुम्हें आखिर ये कहाँ से मिली? ली फैन उस एंशिएंट टेबल की तरफ पॉइंट करता है और कैजुअली कहता है कि वहाँ उस टूटे हुए टेबल के लेग के नीचे। मुझे ये थोड़ा गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने झाड़ू से बाहर निकाल लिया। ये सुनते ही हेड एल्डर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अपने सीने पर हाथ रखते हैं और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो रोते हुए और चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो ट्रेजर जो 3000 सालों से लॉस्ट था, जिसे ढूंढने के लिए हमारे अनगिनत सीनियर्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो एक टेबल के लेग के नीचे एज अ वेज यूज हो रहा था। हेवन ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। हेड एल्डर आसमान की तरफ देखकर रोते हुए चिल्लाते हैं कि रेकलेस वेस्ट ऑफ हेवनली ट्रेजर्स। हेवन की आंखें अंधी हो चुकी हैं। ली फैन उन्हें रोते हुए देखकर परेशान होता है और कहता है कि ठीक है, रोना बंद करो। मुझे भी लगता है कि ये चीज किसी काम की नहीं है, बिल्कुल डेड और हेवी फील हो रही है। ली फैन उस सुप्रीम प्लाक को नीचे वोंगचाई की तरफ करता है। वोंगचाई अपना पॉ आगे करता है और ली फैन उस प्लाक को वोंगचाई के पॉ के नीचे रख देता है। वोंगचाई खुशी से स्माइल करता है और उस प्लाक पर अपना पॉ दबाता है। ये नजारा देखकर वहाँ खड़े 5 एल्डर्स और सेक्ट मास्टर के दिमाग की नसें फट जाती हैं। वो सब के सब एक साथ शॉक और ग्रीफ से जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। बीस्ट गुस्से में और जोर से रोर करता है, पर ली फैन अचानक से हवा में जंप करता है और सीधा उस पर्पल गोल्ड ड्रैगन लायन के सिर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ली
ली फैन अपने झाड़ू का हैंडल उस बीस्ट के सिर पर जोर से मारता है और चिल्लाता है कि अभी भी हिल रहे हो, चुपचाप नीचे बैठो। ली फैन की उस एक स्ट्राइक में इतनी पावर होती है कि वो मैसिव डिवाइन बीस्ट एक कुत्ते की तरह विम्पर करता हुआ सीधा जमीन पर लेट जाता है। वहाँ खड़े सभी एल्डर्स ये नजारा देखकर पूरी तरह से पत्थर बन जाते हैं। ली फैन उस बीस्ट की पीठ पर आराम से बैठता है और देखता है कि वो बीस्ट अपने दोनों आगे वाले पॉज से अपने मुंह को कवर करके रो रहा होता है। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल रहे होते हैं। ली फैन अपना झाड़ू कंधे पर रखता है और पूछता है कि अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्या दांत में दर्द है? बीस्ट रोते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। ली फैन साई करता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, बीमारी को छुपाना ठीक नहीं है। जमीन पर लेट कर रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अपने हाथ हटाओ और मुंह खोलो, मुझे देखने दो। बीस्ट डरते हुए अपने पॉज हटाता है और अपना बहुत ही मैसिव बिल्डिंग जैसा बड़ा मुंह खोल देता है। ली फैन उसके मुंह के अंदर झांकता है और तुरंत अपना नाक पकड़ लेता है। तुम्हारे दांतों पर इतना ज्यादा टाटर जमा हो चुका है कि ये पूरा क्रस्ट बन गया है। इन पीछे वाले दांतों को देखो, ये तो पूरी तरह से ब्लैक हो चुके हैं। ली फैन गुस्से में मुड़ता है और सेक्ट मास्टर और एल्डर्स की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है कि तुम लोग कैसे लीडर्स हो? तुम लोग अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स तो देते हो, पर क्या उनका मेडिकल चेकअप नहीं करवाते? इस पेट के दांतों की हालत बहुत ही खराब है। सेक्ट मास्टर और एल्डर्स अभी तक शॉक में होते हैं। हेड एल्डर हकलाते हुए पूछते हैं कि सीनियर इस डिवाइन बीस्ट को आखिर हुआ क्या है? ली फैन कैजुअली जवाब देता है कि दांत में कुछ फंस गया है और इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो चुका है। नर्व पर प्रेशर पड़ने की वजह से इसे मैडनेस का अटैक आया है। सुना नहीं है, दांत का दर्द कोई बीमारी नहीं होती, पर जब होता है तो जान निकाल लेता है। हेड एल्डर और बाकी सब डिसबिलीफ में चिल्लाते हैं कि दांत में कुछ फंस गया है। ली फैन अपने झाड़ू को पकड़ता है और कहता है कि यकीन नहीं आता तो मैं अभी तुम्हें स्वीप करके दिखाता हूँ। ली फैन उस बीस्ट के मुंह के ठीक सामने खड़ा होता है। बीस्ट डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है। ली फैन उसे कहता है कि थोड़ा बर्दाश्त करना, थोड़ा सा दर्द होगा, पर ये नॉर्मल है। दांत साफ करते वक्त ऐसा ही होता है। ली फैन अपने झाड़ू को टाइटली पकड़ता है और पूरी पावर के साथ अनाउंस करता है कि फोर्सफुल स्वीपिंग, फिफ्थ स्टांस, डीप इंटू डेंटल क्लीनिंग। ली फैन अपने झाड़ू को एक स्पीयर की तरह आगे की तरफ थ्रस्ट करता है। झाड़ू के ब्रिसल एंड से एक बहुत ही ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट निकलती है जो सीधा उस बीस्ट के दांतों के बीच में जाकर लगती है। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है और बीस्ट के मुंह के अंदर से एक बड़ा सा ग्लोइंग ब्लू कलर का पत्थर हवा में उड़ता हुआ बाहर आता है। वो पत्थर सीधा जमीन पर आकर गिरता है और उसमें से बहुत ही प्योर और इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। पत्थर निकलते ही उस पर्पल गोल्ड ड्रैगन लायन की आंखों का रेड कलर गायब हो जाता है और वो पूरी तरह से शांत होकर एक नॉर्मल पेट की तरह जमीन पर लेट जाता है। बीस्ट खुशी से अपनी जीभ बाहर निकाल कर ली फैन को लिक करने की कोशिश करता है। ली फैन तुरंत अपना झाड़ू आगे करके उसकी जीभ को रोकता है और कहता है कि रुको, मैंने अभी तुम्हारे दांत साफ किए हैं, मुझ पर अपनी राल मत गिराओ। दूसरी तरफ हेड एल्डर विदर्ड वुड उस ग्लोइंग ब्लू पत्थर को देखते हैं तो उनकी सिंगल आई फटी की फटी रह जाती है। वो कांपते हुए हाथों से उस पत्थर की तरफ इशारा करते हैं और पूरी आवाज में चिल्लाते हैं कि 10,000 ईयर स्पिरिट मैरो, ये तो बेस्ट में से भी बेस्ट क्वालिटी का ट्रेजर है। ये सिर्फ अर्थ कोर के सबसे डीप पार्ट में बनता है। ये एक प्राइसलेस ट्रेजर है। ली फैन उस ब्लू पत्थर को उठाता है और उसे हवा में उछाल कर देखता है। ओह, तो इसलिए ये बीस्ट पागल हो गया था। इतना बड़ा स्पिरिट मैरो इसके दांत में फंसा हुआ था। इसमें से निकलने वाली बरसर्क स्पिरिचुअल एनर्जी हर रोज इसके दांत की नर्व को हिट कर रही थी। पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। वैसे ये पत्थर काफी भारी है, बिल्कुल किसी हाई क्वालिटी ग्लास बॉल जैसा लग रहा है। हेड एल्डर तुरंत ली फैन के पास आते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बो करके कहते हैं कि सीनियर ली फैन, इस बार आपने सच में हमारे सेक्ट को बचा लिया। ये 10,000 ईयर स्पिरिट मैरो एक्चुअली हमारे सेक्ट के डिवाइन बीस्ट के मुंह से गिरा है तो क्या आप? ली फैन तुरंत उस पत्थर को अपनी पॉकेट में छुपाने की एक्टिंग करता है और आंखें नैरो करके कहता है कि क्या छीनना चाहते हो? हेड एल्डर डर के मारे पीछे हटते हैं और अपने हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी हिम्मत कहाँ। मेरा मतलब था कि हमारा सेक्ट इसे बहुत ही हाई प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है। ली फैन कैजुअली कहता है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, ये मेरी मेडिकल सर्विस फी है। मैंने इसके दांत साफ किए और इसने मुझे कंसल्टेशन फी दी। ये तो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर डील है। हेड एल्डर चुप हो जाते हैं। ली फैन अपने झाड़ू से आसपास की टूटी हुई जमीन और कचरे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि पर इस प्लाजा की क्लीनिंग फी का क्या, इसे कौन पे करेगा? हेड एल्डर तुरंत आगे आते हैं और अपना सीना पीट कर कहते हैं कि मैं पे करूंगा। मैं अपनी पॉकेट से सीनियर को 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। ली फैन मुस्कुराता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर सच में बहुत जेनरस है। तभी वहाँ पर वॉर्मचाई भागता हुआ आता है और उस जायंट बीस्ट के सामने खड़ा होकर बाग करता है। वो जायंट पर्पल गोल्ड ड्रैगन लायन चुपचाप अपना सिर जमीन पर रखता है और वॉर्मचाई जंप करके उसके सिर पर चढ़ जाता है। वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स ये नजारा देखकर शौक से चिल्लाते हैं कि एक हैंडीमैन के कुत्ते ने हमारे सेक्ट के डिवाइन बीस्ट को अपना अंडरलिंग बना लिया। ली फैन उस बीस्ट की तरफ आता है, उसके
उसके सिर पर पेट करता है और कहता है कि बड़े लड़के, तुम्हारा ये मैप पर जो रेड लोटस बना है ये तुम्हारा लेयर है ना। बीस्ट हाँ में सिर हिलाता है। ली फैन उस बीस्ट की पीठ पर जंप करके बैठ जाता है और हेड एल्डर से कहता है कि आप लोग यहाँ का कचरा खुद साफ कर लेना। मैंने देखा है कि बैक माउंटेन के फॉरबिडन एरिया में बहुत सालों का कचरा जमा है, मैं वहाँ जाकर डीप क्लीनिंग करूंगा, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ली फैन ये बोलता है, वो जायंट पर्पल गोल्ड ड्रैगन लायन एक लेजर बीम की तरह हवा में उड़ता हुआ बैक माउंटेन की तरफ निकल जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर सेक्ट मास्टर के पास आते हैं और परेशान होकर कहते हैं कि सेक्ट मास्टर बैक माउंटेन फॉरबिडन एरिया में तो एंशिएंट चीजें सील हैं। सेक्ट मास्टर लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि उसे जाने दो, वो जो साफ करना चाहता है उसे करने दो। जब तक वो हमारे ताई शुआन सेक्ट की एंसेस्ट्रल टॉम्स को स्वीप करके लेवल नहीं कर देता, मैं हेवंस का शुक्र अदा करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली फैन एक बहुत ही डीप और मैसिव अंडरग्राउंड वोल्केनिक केव में पहुंच चुका है। हर तरफ खौलता हुआ लावा बह रहा होता है और केव के सेंटर में एक बहुत ही जायंट ग्लोइंग रेड लोटस फ्लावर खिला होता है। ली फैन उस फ्लावर को देखता है और कहता है कि रेड लोटस कार्मिक फायर, बहुत ही खतरनाक चीज लग रही है। तो चू तियानजियाओ यहाँ पर आकर इस फूल को चुराना चाहता था। इस फूल को देखकर ही लग रहा है कि ये जहरीला है। बीस्ट ली फैन को वहाँ उतार देता है। ली फैन आसपास देखता है जहाँ पर जमीन पर बहुत सारी बोन्स और ब्लैक वॉल्केनिक ऐश जमा होती है। ली फैन अपना नाक दबाता है और कंप्लेन करता है कि इस जगह की हाइजीन कंडीशन बहुत ही घटिया है, ये तो सेफ्टी रेगुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ है। वांगचाई, तुम दरवाजे पर नजर रखो। ली फैन अपना झाड़ू उठाता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि आज मैं इस पूरे वॉल्केनो की ऐश को स्वीप करके क्लीन कर दूंगा। ली फैन पूरी स्पीड के साथ उस ब्लैक ऐश को स्वीप करना शुरू करता है, पर अचानक उस खौलते हुए लावा के अंदर से एक बहुत ही मैसिव एक्सप्लोजन होता है। लावा हवा में उछलता है और उसके अंदर से एक बहुत ही जायंट और खौफनाक फायर ड्रैगन बाहर निकलता है। फायर ड्रैगन की आंखें ग्लोइंग रेड होती हैं और वो ली फैन की तरफ देखकर एक बहुत ही लाउड रोर करता है। पर्पल गोल्ड ड्रैगन लायन भी आगे आकर उस फायर ड्रैगन पर रोर करता है। फायर ड्रैगन अपना मैसिव मुंह खोलता है और ली फैन की तरफ एक बहुत ही खतरनाक और मैसिव आग का तूफान छोड़ देता है। ली फैन बिल्कुल शांत रहता है। वो उस आग को अपनी तरफ आते हुए देखता है और कहता है कि जिद्दी और हेवी ऑयल स्टेन्स को हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेन रिमूवर की जरूरत होती है। ली फैन अपने बैम्बू झाड़ू को हवा में उठाता है और पूरी पावर के साथ चिल्लाता है कि सक। ली फैन अपने झाड़ू को हवा में घुमाता है और एक बहुत ही मैसिव सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। वो पूरी की पूरी खतरनाक आग उस झाड़ू के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। देखते ही देखते वो फायर ड्रैगन की पूरी फायर ब्रेथ उस झाड़ू के अंदर चली जाती है। झाड़ू का आगे वाला हिस्सा आग से रेड ग्लो करने लगता है। ली फैन उस ग्लोइंग झाड़ू को देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि नॉट बैड ओल्ड पार्टनर, तुम्हारा तो सेल्फ हीटिंग फंक्शन भी अपग्रेड हो गया है। अब सर्दियों में बर्फ साफ करते वक्त मेरे हाथ फ्रीज नहीं होंगे। फायर ड्रैगन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और वापस लावा के अंदर छुप जाता है। ली फैन आराम से पूरी केव की ब्लैक वॉल्केनिक ऐश को स्वीप करता है और उसे एक सैक में भर लेता है। ली फैन सैक को बांधता है, अपने हाथ झाड़ता है और उस पर्पल गोल्ड ड्रैगन लायन से कहता है कि बड़े लड़के काम खत्म, चलो चलते हैं। ली फैन बीस्ट पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ली फैन वापस अपने हैंडीमैन कोर्टयार्ड में आ जाता है। वो आराम से बैठा होता है, तभी उसका मोटा दोस्त वांग पांगजी बुरी तरह हांफता हुआ और पैनिक करता हुआ वहाँ भाग कर आता है। पांगजी चिल्लाता है कि ब्रदर फैन, बहुत बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। ली फैन आराम से पूछता है कि क्या हुआ पांगजी, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस सच में बहुत खराब है, थोड़ा सा भागने पर ही ऐसे हांफ रहे हो, क्या आसमान गिर गया है जो इतना डर रहे हो? पांगजी रोते हुए कहता है कि आसमान नहीं गिरा ब्रदर फैन, लियू रुयान आ रही है। ली फैन थोड़ा कंफ्यूज होता है और अपने कान खुजाते हुए कहता है कि लियू रुयान, ये कैसा नाम है, सुनने में तो किसी फेक मेडिसिन बेचने वाली का नाम लग रहा है। पांगजी अपना सिर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि ब्रदर फैन, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, वो हमारे ताई शुआन सेक्ट के इनर सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी है। वो बेहुआ पी की एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर है और सबसे बड़ी बात, वो चू तियानजियाओ की मंगेतर है। आज सुबह तुमने चू तियानजियाओ को एक स्वीप से हवा में उड़ा दिया था और उसकी स्टोरेज रिंग भी छीन ली थी। अब लियू रुयान लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को लेकर पूरी स्पीड से यहाँ आ रही है। वो कह रही है कि वो अपने मंगेतर का बदला लेगी। ली फैन कैजुअली कहता है कि बदला, चू तियानजियाओ को मैंने सेक्ट के एनवायरमेंटल हाइजीन रूल्स के मुताबिक सजा दी थी, इसमें बदला लेने वाली क्या बात है? पांगजी ली फैन के आगे हाथ जोड़ता है और रोते हुए कहता है कि ब्रदर फैन, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। लियू रुयान के बहुत सारे आशिक हैं सेक्ट में, एक हैंडीमैन को मारना उनके लिए एक चींटी मारने से भी ज्यादा आसान है। ली फैन अपनी जगह से नहीं हिलता। वो आराम से बेंच पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं ताई शुआन सेक्ट का चीफ क्लीनर हूँ, मेरा काम यहाँ है, मैं कहाँ भागूंगा। वांगचाई, चाय डालो। वांगचाई तुरंत आगे आता है और अपने मुंह में टी पॉट पकड़ कर ली फैन के कप में चाय डालता है। ली फैन चाय का घूंट लेता है और कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये फेक मेडिसिन बेचने वाली क्या नए ट्रिक्स दिखाती है। तभी कोर्टयार्ड का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है। यही जगह है। एक डिसाइपल चिल्लाता है। वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर अपने बहुत सारे इनर सेक्ट डिसाइपल्स के साथ ऑन्टर होते हैं। उनके
आगे आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चल रही होती है जिसने व्हाइट रोब्स पहने होते हैं। ये लियू रुयान थी। वो आते ही लॉ एनफोर्समेंट एल्डर के सामने रोने लगती है। वो बहुत ही फेक और इनोसेंट एक्टिंग करते हुए रोती है कि एल्डर आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। मेरे 2 सीनियर ब्रदर हमेशा सबके साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं, पर इस इविल हैंडीमैन ने उन पर छुपकर अटैक किया और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। यहाँ तक कि उसने उनकी स्टोरेज रिंग भी चुरा ली। हालांकि मैं बस एक कमजोर लड़की हूँ, पर मैं अपने सीनियर ब्रदर की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके रोने की एक्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि वहाँ खड़े सभी मेल डिसाइपल्स गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। एक डिसाइपल चिल्लाता है कि सीनियर सिस्टर लियू आप मत रोएं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी गुस्से में ली फैन की तरफ पॉइंट करते हैं और चिल्लाते हैं कि गार्ड्स, इस इविल हैंडीमैन को फौरन पकड़ो और इसे 1000 टुकड़ों में काट दो। एल्डर ली फैन के पास आते हैं और कोल्ड आवाज में पूछते हैं कि ली फैन, लियू रुयान ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने चू तियानजियाओ को जख्मी किया और उसकी रिंग चुराई। तुम्हारे पास अपने डिफेंस में कहने के लिए क्या है? ली फैन आराम से चाय का कप टेबल पर रखता है और कैजुअली कहता है कि डिफेंस, इसमें डिफेंस करने वाली क्या बात है? चू तियानजियाओ ने एरिना में कचरा फैलाया और मेरी क्लीनिंग में रुकावट डाली, इसलिए मैंने उस पर फोर्सफुल स्वीपिंग यूज की। और जहाँ तक रिंग की बात है, वो तो मेरी गार्बेज डिस्पोजल फी थी। लियू रुयान गुस्से से आगे आती है और ली फैन पर उंगली उठाते हुए चिल्लाती है कि नॉनसेंस, चू सीनियर ब्रदर तो नॉर्मल टूर्नामेंट फाइट कर रहे थे, तुमने उन पर डेमोनिक आर्ट्स यूज करके स्नीक अटैक किया। तुम जैसे नीच इंसान को ताई शुआन सेक्ट में रहने का कोई हक नहीं है। ली फैन उसकी तरफ देखता है और एक सार्कास्टिक स्माइल देता है। बड़ी बहन, तुम्हारी आंखों से ये 2 बूंदे आंसू की पिछले आधे घंटे से लटक रही हैं। थक नहीं गई एक्टिंग करते करते? क्या मैं अपने झाड़ू से तुम्हारा मुंह साफ कर दूं? ठीक है, अगर तुम कहती हो कि मैंने रिंग चुराई है तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या चू तियानजियाओ की रिंग इस वक्त तुम्हारी पॉकेट में नहीं है? लियू रुयान थोड़ी घबरा जाती है पर एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि हाँ मेरे पास है। तो क्या हुआ? क्या तुम उसकी फाइन पे करना चाहते हो? ली फैन तुरंत लॉ एनफोर्समेंट एल्डर की तरफ देखता है और कहता है कि एल्डर आपने सुन लिया, इसने खुद एडमिट किया है, फौरन इसकी तलाशी लें। एल्डर थोड़ा हेजिटेट करते हैं और सोचते हैं कि ये ली फैन पीक मास्टर का अपॉइंट किया हुआ बंदा है, इसे डायरेक्टली टच करना ठीक नहीं होगा। एल्डर खामोश रहते हैं। लियू रुयान ये देखकर गुस्से में आ जाती है और एल्डर से कहती है कि एल्डर, क्या आप एक कचरे हैंडीमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं खुद अपने सीनियर ब्रदर का इंसाफ लूंगी। लियू रुयान अचानक से ली फैन की तरफ भागती है और चिल्लाती है कि मेरी रिंग वापस करो, पर जैसे ही वो ली फैन के पास पहुंचती है, ली फैन आराम से थोड़ा साइड पर हो जाता है। लियू रुयान खुद ही जमीन पर बुरी तरह गिर जाती है। गिरते ही वो अपने कपड़े थोड़े से फाड़ लेती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ, ये हैंडीमैन मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स ये सुनकर पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। क्या दिन के उजाले में ये हैंडीमैन सीनियर सिस्टर लियू के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कर रहा है? लियू रुयान जमीन पर बैठी रोती रहती है और ली फैन की तरफ पॉइंट करके कहती है कि ये जानवर, इसने न सिर्फ मेरे मंगेतर की रिंग चुराई बल्कि अब ये मेरी खूबसूरती पर भी गंदी नजर डाल रहा है। एल्डर देखिए, मेरा पिंक हैंकरचीफ जमीन पर गिरा हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि इसने मुझ पर हमला किया। जमीन पर सच में एक पिंक कलर का हैंकरचीफ गिरा होता है जिस पर डक्स बनी होती हैं। डिसाइपल्स चिल्लाते हैं कि इस इविल हैंडीमैन को फौरन मार दो, सेट को साफ करो। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ली फैन की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि ली फैन, तुम सच में बहुत गिर चुके हो। रिंग चुराना एक अलग बात थी, पर ऐसी हरकत। ली फैन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है, उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो उस पिंक हैंकरचीफ को देखता है और फिर लियू रुयान को घूरते हुए बहुत ही खतरनाक आवाज में कहता है कि तुम जानती हो ये जमीन क्या है? ये जमीन मैंने आज सुबह ही साफ की थी और तुमने एक घटिया सस्ती परफ्यूम से महकता हुआ अपना ओरिजिनल सेंट अंडरवियर मेरी इतनी साफ जमीन पर फेंक दिया। लियू रुयान और जोर से रोने लगती है कि एल्डर आप सुन रहे हैं, ये कैसी गंदी बातें कर रहा है। ली फैन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि बकवास बंद कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू लियू रुयान है या लियू फाट। मेरी टेरिटरी पर हैजर्डस कचरा फेंकने की सजा सिर्फ एक है। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली गार्बेज सॉर्टिंग क्या होती है। ली फैन अपना झाड़ू हवा में उठाता है और पूरी ताकत से अनाउंस करता है कि फोर्सफुल स्वीपिंग 6th स्टैंड्स मैड विंड स्वीपिंग डस्ट, यहाँ से दफा हो जाओ। ली फैन अपने झाड़ू को पूरी पावर के साथ लियू रुयान की तरफ स्वीप करता है। एक बहुत ही मैसिव और वायलेंट टॉर्नेडो फॉर्म होता है जो सीधा लियू रुयान को हिट करता है। लियू रुयान हवा में उड़ती हुई जाती है और चिल्लाती है कि मेरा हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लियू रुयान के कपड़े हवा में फटने लगते हैं और उसके अंदर छुपी हुई बहुत सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। एक डिसाइपल हवा से एक ग्रीन जेड पेंडेंट कैच करता है। वो उसे देखकर शॉक में कहता है कि ये तो वही लव टोकन है जो मैंने सीनियर सिस्टर लियू को दिया था। तभी एक दूसरा डिसाइपल हवा से एक व्हाइट कलर की पैंट कैच करता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये तो इनर सेक्ट के झाओ सीनियर ब्रदर की पैंट है। ये लियू रुयान के हैंकरचीफ के अंदर क्या कर रही थी? अचानक हवा से एक व्हाइट जेड स्लिप नीचे गिरती है और जमीन पर टकरा कर टूट जाती है। टूटते ही उसमें से एक आवाज आती है कि रुयान बेबी
आज रात पुरानी जगह पर मिलते हैं, मैं तुम्हारे लिए ब्यूटी पिल लाया हूँ। फिर एक और बूढ़े आदमी की आवाज आती है कि रुयान मेरी अच्छी डिसाइपल, आज मास्टर तुम्हें जॉयस पैलेस टेक्निक का आखिरी लेवल खुद सिखाएंगे। पूरे कोर्टयार्ड में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। सभी डिसाइपल्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी सो कॉल्ड प्योर गॉडेस एक्चुअली में कितनी घटिया और कैरेक्टरलेस औरत है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर गुस्से से कांपने लगते हैं। वो लियू रुयान की तरफ पॉइंट करके चिल्लाते हैं कि लियू रुयान, तुमने इतनी घटिया और धोखेबाजी वाली ट्रिक्स यूज करके हमारे चीफ ग्रैंड मास्टर पर झूठा इल्जाम लगाया। गार्ड्स, इसे फौरन पकड़ो, इसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर दो और इसे हमेशा के लिए वाटर डंजन में डाल दो। ये कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं और लियू रुयान को पकड़ लेते हैं। लियू रुयान जमीन पर घिसटती हुई रोती है कि नहीं एल्डर, मुझे माफ कर दे, मेरे मास्टर बेहुआ पी के मास्टर हैं, आप मुझे सजा नहीं दे सकते। एल्डर गुस्से में चिल्लाते हैं कि मैंने सब सुन लिया है, मैं तुम्हारे मास्टर को भी इन्वेस्टिगेट करूंगा, ले जाओ इसे। गार्ड्स उसे वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। ली फैन आराम से जमीन पर गिरे हुए उस कचरे को देखता है और साई करते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। देखो जो कचरा इससे निकला है वो कितना हैजर्डस है। ली फैन पांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि पांगजी, इन सब चीजों को उठाओ और बैक माउंटेन में ले जाकर जला दो। और हाँ, मास्क जरूर पहन लेना, ये चीजें बहुत टॉक्सिक हैं, आंखों में जलन पैदा करेंगी। ली फैन टेबल पर बैठता है, पानी पीता है और अपनी पॉकेट से वही पुराना मैप निकाल कर देखता है। वो मैप के सेंटर में बने उस रेड लोटस को देखता है और सीरियस होकर कहता है कि इस मैप पर जो मार्क है वो सिर्फ रेड लोटस कार्मिक फायर नहीं हो सकता, वहाँ जरूर कुछ और भी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली फैन ताई शुआन सेट के मेन ग्रैंड प्लाजा पर खड़ा है। वो प्लाजा इतना ज्यादा परफेक्टली क्लीन होता है कि उसके मार्बल टाइल्स बिल्कुल एक मिरर की तरह चमक रहे होते हैं। एक मच्छर उड़ता हुआ आता है और उस मार्बल टाइल पर लैंड करने की कोशिश करता है, पर सरफेस इतनी स्मूथ और साफ होती है कि वो मच्छर स्लिप होकर गिर जाता है। ली फैन अपने झाड़ू को पकड़े हुए खड़ा होता है और अपना पसीना साफ करते हुए कहता है कि परफेक्ट, यही तो आर्ट है। वोंग चाई भी आगे आता है और जमीन पर अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखकर खुश होता है। प्लाजा के साइड पर एक पिलर के पीछे लॉ एनफोर्समेंट एल्डर और हेड एल्डर विदर्ड वुड छुपकर ली फैन को देख रहे होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर परेशान होकर पूछते हैं कि हेड एल्डर, इस सीनियर ली फैन को आखिर ये स्वीपिंग करने का क्या शौक है। हेड एल्डर उन्हें गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, ये एक्सपर्ट एक्चुअली में हमारे सेट को ब्लेस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर 3 डिसाइपल्स हवा में अपनी स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए आते हैं। प्लाजा पर लैंड करते ही जमीन इतनी स्मूथ होती है कि उनकी स्वॉर्ड स्लिप हो जाती हैं और वो तीनों जाकर सीधा एक बड़े से पेड़ से टकराते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहते हैं कि देखिए जमीन इतनी स्लिपरी हो गई है। हेड एल्डर कहते हैं कि इनका स्टैंस वीक है, इसमें सीनियर की क्या गलती है। हेड एल्डर तुरंत भागते हुए ली फैन के पास आते हैं और बहुत ही फ्लैटरिंग स्माइल के साथ कहते हैं कि मास्टर ली, आपने बहुत मेहनत की, आपने इस प्लाजा को इतना साफ कर दिया है कि ये पूरा सेट चमक उठा है। ली फैन उन्हें देखता है और सीधा अपना हाथ आगे कर देता है, मक्खन लगाना बंद करो। ओवर टाइम पे और हाई एल्टीट्यूड डेंजरस वर्क अलाउंस मिलाकर टोटल 5000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बनते हैं। कैश निकाल। हेड एल्डर का जॉ ड्रॉप हो जाता है। 5-5 हजार। मास्टर ली, आपकी फीस थोड़ी ज्यादा नहीं है। ली फैन अपनी आंखें नैरो करता है और जमीन की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ज्यादा। तुम्हें पता है इस व्हाइट मार्बल को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। मैंने अपनी एक्सक्लूसिव सीक्रेट टेक्निक यूज की है इसे चमकाने के लिए। अगर पैसे नहीं देने तो बता दो, मैं अभी इस पूरे प्लाजा को स्वीप करके वापस पहले जैसा गंदा कर दूंगा। हेड एल्डर डर के मारे तुरंत अपनी पॉकेट से एक भारी पाउच निकालते हैं और ली फैन के हाथ में रख देते हैं। नहीं नहीं, ये लीजिए, पूरे 5000 है। ली फैन उस पाउच को पॉकेट में डालता है और कहता है कि ये हुई ना बात, याद रखना आइंदा से अगर किसी ने यहाँ कचरा फेंका तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि हेड एल्डर कुछ बोल पाते, अचानक आसमान का रंग पूरी तरह से बदल जाता है। पूरा आसमान एक बहुत ही डार्क और खौफनाक ब्लड रेड कलर में टर्न हो जाता है। सूरज की रोशनी छुप जाती है और एक मैसिव रेड क्लाउड सेट के ऊपर फॉर्म हो जाता है। प्लाजा पर खड़े सभी डिसाइपल्स पैनिक में भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि ब्लड डेमन सेक्ट ने हम पर हमला कर दिया है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर और बाकी एल्डर्स भी वहाँ आ जाते हैं। उनके फेसेस टेरर से पेल हो जाते हैं। ब्लड डेमन सेक्ट अचानक से इतनी बड़ी आर्मी के साथ कैसे आ गया? हमारे डिफेंस एरिया ने अलार्म क्यों नहीं दिया? आसमान में उस मैसिव ब्लड क्लाउड के अंदर से एक बहुत ही खौफनाक आवाज गूंजती है, शुआन जीजी, बहुत अरसा हो गया। क्लाउड के सेंटर में एक बहुत ही मैसिव थ्रोन ऑफ बोन्स अपीयर होता है। उस थ्रोन पर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला आदमी बैठा होता है जिसके लंबे रेड बाल होते हैं और उसके फेस पर डेमोनिक मार्क्स बने होते हैं। ये ब्लड डेमन सेक्ट का मास्टर शुए वुजी था। हेड एल्डर अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और चिल्लाते हैं कि शुए वुजी, हालांकि हमारे सेक्ट्स के बीच में दुश्मनी है, पर सैकड़ों सालों से कोई बड़ी जंग नहीं हुई। आज तुम अपनी पूरी आर्मी लेकर यहाँ आ गए हो। क्या तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऑल आउट वॉर शुरू करना चाहते हो? शुए वुजी अपनी जगह पर बैठा हुआ जोर जोर से हंसता है। ऑल आउट वॉर?
तुम्हारी औकात ही नहीं है। हमारे स्पाइस ने तुम्हारे ताई शुआन सेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है। तुम्हारा वो सो कॉल्ड जीनियस चू तियानजियाओ क्रिपल हो चुका है। तुम्हारी नंबर 1 डिसाइपल लियू रुयान पकड़ी जा चुकी है। तुम्हारा सेक्ट इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है। आज मैं शुए वुजी इस ताई शुआन सेक्ट को पूरी तरह से खाक में मिला दूंगा। एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हेड एल्डर गुस्से में चिल्लाते हैं कि सभी डिसाइपल्स फॉर्मेशन लो, ग्रैंड डिफेंस एरे को प्रोटेक्ट करो। जब तक एरे नहीं टूटता ये अंदर नहीं आ सकते। शुए वुजी ये सुनकर और जोर से हंसता है। डिफेंस एरे, ये तो एक मजाक है। शुए वुजी अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक बहुत ही मैसिव ब्लड रेड एनर्जी कंडेंस होती है। वो चिल्लाता है कि ब्रेक फॉर मी। वो उस रेड एनर्जी को सीधा उस मैसिव ग्लोइंग डिफेंस एरे पर मारता है। एक डिफेनिंग आवाज होती है और वो इनविंसिबल एरे एक सेकंड में शीशे की तरह टूट कर बिखर जाता है। हेड एल्डर और बाकी सब लोग शॉक में पीछे हटते हैं। ये इम्पॉसिबल है। एरे इतनी जल्दी कैसे टूट गया? शुए वुजी अपनी रेड ग्लोइंग स्वॉर्ड निकालता है और आसमान की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है कि किल, एक को भी मत छोड़ना। आदमियों की रूहें निकाल लो और औरतों को कॉल्ड्रन्स बना लो। आसमान से हजारों ब्लड डेमन सेक्ट के कल्टिवेटर्स ब्लड रेड ऑरास के साथ ताई शुआन सेक्ट पर बारिश की तरह गिरने लगते हैं। शुए वुजी खुद एक बहुत ही हैवी फोर्स के साथ उस मेन प्लाजा पर लैंड करता है। उसके लैंड करते ही प्लाजा का मार्बल टूट जाता है और डस्ट उड़ने लगती है। शुए वुजी हेड एल्डर और बाकी लोगों की तरफ देखता है और कोल्ड आवाज में कहता है कि शुआन जीजी, अपने घुटनों पर बैठकर मौत को एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें एक पूरी लाश छोड़ दूंगा। सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स डर के मारे कांप रहे होते हैं, पर तभी शुए वुजी की नजर अपने पैरों के पास पड़ती है। जमीन पर ली फैन आराम से अपना झाड़ू पकड़े खड़ा होता है। शुए वुजी ली फैन को देखता है और फ्राउन करके पूछता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो? ली फैन का फेस गुस्से से रेड हो रहा होता है। वो अपनी झाड़ू को टाइटली पकड़ता है और चिल्लाता है कि तुम्हें पता है ये जमीन मैंने आज सुबह ही साफ की थी। मैंने इसके गैप्स के अंदर से एक एक ग्रीन मॉस को निकाल कर साफ किया था और तुमने आकर न सिर्फ मेरी टाइल्स तोड़ दी बल्कि तुम्हारे आने से हर तरफ खून ही खून फैल गया है। शुए वुजी की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वो चिल्लाता है कि कहाँ का पागल है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ शुए वुजी से इस तरह बात करने की? मैं तेरा पूरा खून निचोड़ लूंगा। ली फैन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहता है कि मेरा खून निचोड़ेगा। मैं पहले तेरी नसें निकालकर उनसे मॉब बनाऊंगा। ली फैन अपने बैम्बू झाड़ू को हवा में उठाता है। अचानक उस झाड़ू से इंटेंस रेड लाइटनिंग निकलने लगती है। ली फैन पूरी पावर के साथ चिल्लाता है कि फोर्सफुल स्वीपिंग अल्टीमेट सीक्रेट आर्ट गार्बेज रिसाइकलिंग। ली फैन अपने झाड़ू को आगे थ्रस्ट करता है और उसमें से एक बहुत ही मैसिव ब्लाइंडिंग व्हाइट एनर्जी बीम सीधा शुए वुजी की तरफ शूट होती है। शुए वुजी स्नीर करता है कि मौत को दावत दे रहा है। वो तुरंत अपना हाथ उठाता है और एक बहुत ही जायंट ब्लड रेड कलर की डेमोनिक बेल सम्मन करता है, जिसका नाम ब्लड फैन डेमोनिक बेल था। वो बेल उस बीम को ब्लॉक करने के लिए उसके आगे आ जाती है। ली फैन की बीम उस बेल से टकराती है और एक शॉक वेव क्रिएट होती है। शुए वुजी हंसता है कि मेरी डेमोनिक बेल को तोड़ना नामुमकिन है, पर अचानक ली फैन हवा में टेलीपोर्ट होता है और उस बेल के ठीक सामने अपीयर होता है। ली फैन के हाथ में एक ब्रश होता है और वो पूरी स्पीड से उस बेल को स्क्रब करना शुरू कर देता है। शुए वुजी कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ली फैन अपने झाड़ू को घुमाता है और एक बहुत ही मैसिव रेड टॉर्नेडो क्रिएट होता है। वो इनविंसिबल डेमोनिक बेल उस टॉर्नेडो के अंदर फंसकर हवा में उड़ती हुई गायब हो जाती है। शुए वुजी का जॉ ड्रॉप हो जाता है। क्या ये इम्पॉसिबल है? मेरी प्रोटेक्टिव डेमोनिक आर्ट। ली फैन वापस जमीन पर आता है और गुस्से से कहता है कि डेमोनिक आर्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी आर्ट है। एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना स्ट्रिक्टली मना है। ली फैन अपने झाड़ू को हॉरिजॉन्टली स्वीप करता है। सेकंड स्वीप स्क्रब। एक इनविजिबल और अनस्टॉपेबल फोर्स सीधा शुए वुजी को हिट करती है। शुए वुजी एक कैनन बॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ जाता है और प्लाजा के एंड पर बने एक मैसिव पिलर से बुरी तरह टकराता है। उसकी बोन्स टूटने की आवाज आती है और वो जमीन पर गिरकर खून की उल्टी करता है। हेड एल्डर ये देखकर अपने पसीने साफ करते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इसे उसकी साफ की हुई जमीन पर नहीं आना चाहिए था। शुए वुजी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा होता है। वो डर और शौक से ली फैन की तरफ देखता है और हकलाते हुए पूछता है कि तू आखिर है कौन? ली फैन आराम से अपने झाड़ू को कंधे पर रखता है और कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं ताई शुआन सेक्ट का चीफ क्लीनर ली फैन हूँ और अब हम बिल कैलकुलेट करेंगे। ली फैन अपनी उंगलियों पर काउंट करता है कि सेक्ट की बेसिक फैसिलिटीज को तोड़ने का फाइन 20,000 स्पिरिट स्टोन्स, जमीन पर खून थूककर बायोकेमिकल पोल्यूशन फैलाने की क्लीनिंग फी 50,000 स्पिरिट स्टोन्स, और तुमने अभी मेरे कुत्ते को डराया है उसका मेंटल डैमेज फी 30,000 स्पिरिट स्टोन्स। टोटल बनते हैं 1 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। कार्ड स्वाइप करोगे या कैश दोगे? शुए वुजी गुस्से और ह्यूमिलिएशन से पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि मैं ब्लड डेमन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, तू मुझे एक्सटॉर्ट करने की हिम्मत कर रहा है। शुए वुजी तुरंत अपने एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि ब्लड डेमन एल्डर्स फॉरन 10,000 ब्लड सोल डिवोरिंग एरे सेट करो, इसे जान से मार दो। हवा में उड़ते हुए ब्लड डेमन सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स अपनी ब्लड एनर्जी रिलीज करते हैं। ली फैन साई करता है और अपना झाड़ू उठाता है। सच में तुम लोग सुधर नहीं सकते। हाई एल्टीट्यूड थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स पेनल्टी बढ़ गई है। ली फैन पूरी ताकत
से अपने झाड़ू को आसमान की तरफ पॉइंट करता है और चिल्लाता है कि 7 स्टैंड स्वीपिंग क्लाउड्स टू सी द सन। झाड़ू से एक बहुत ही मैसिव हेवन पियर्सिंग व्हाइट बीम ऑफ लाइट निकलकर आसमान के उस ब्लड क्लाउड में हिट करती है। आसमान में एक बहुत ही जायंट वॉर्टेक्स फॉर्म हो जाता है जो एक मैसिव वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। देखते ही देखते हवा में उड़ते हुए ब्लड डेमन सेक्ट के हजारों डिसाइपल्स और एल्डर्स चीखते हुए उस वॉर्टेक्स के अंदर सक हो जाते हैं और पूरी तरह से हवा में उड़ जाते हैं। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और सूरज की रोशनी वापस आ जाती है। जमीन पर अब सिर्फ शुएवुजी अकेला बचा होता है। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा होता है। ली फैन चलते हुए उसके पास आता है और अपना पैर उसके सीने पर रख देता है। ली फैन कोल्ड आवाज में कहता है कि लगता है तुम्हारे लोग तुम्हारा फाइन पे नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हें फिजिकल लेबर करके अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। ली फैन आराम से एक चेयर पर बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। उसके ठीक सामने शुएवुजी अब हैंडीमैन के फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। उसके हाथ में एक ब्रश है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर मार्बल फ्लोर को स्क्रब कर रहा होता है। ली फैन उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है कि वहाँ पर ठीक से साफ करो, वहाँ अभी भी एक खून का निशान है। शुएवुजी रोते हुए और डरते हुए जल्दी जल्दी ब्रश मारता है और कहता है कि जी मैं अभी साफ करता हूँ। प्लाजा के साइड पर खड़े सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स ये नजारा देखकर पूरी तरह से डम्बफाउंडेड होते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर हकलाते हुए पूछते हैं कि क्या ये सच में ब्लड डेमन सेक्ट का मास्टर है। सेक्ट मास्टर परेशान होकर कहते हैं कि मास्टर ली उसे यहाँ फ्लोर स्क्रब करवा रहे हैं, क्या ये थोड़ा ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग नहीं है? अगर ब्लड डेमन सेक्ट ने रिवेंज लिया तो? हेड एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि रिवेंज का बच्चा, तुमने देखा नहीं, उसके हजारों लोग अभी बैक माउंटेन के मैन्योर पिट में डूबे हुए हैं। मास्टर ली ने उसे फ्लोर साफ करने दिया है, ये तो उसकी खुशकिस्मती है। जाकर पूछो उससे, क्या वो इनकार करने की हिम्मत कर सकता है? ली फैन चाय का कप रखता है और शुएवुजी से कहता है कि अगर आज तुमने ये पूरा प्लाजा परफेक्टली क्लीन नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। शुएवुजी रोते हुए जोर जोर से ब्रश मारता है और कहता है कि मैं करूंगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट करूंगा। ली फैन अपने झाड़ू को देखता है और सोचता है कि ये बाहर का कचरा तो साफ हो गया, पर अंदर का काम अभी बाकी है। सुना है स्वॉर्ड माउंट की तरफ हजारों सालों का कचरा जमा है, पता नहीं वहाँ से स्वीप करके कोई बिना जंग लगी हुई आयरन स्वॉर्ड मिल जाए। दूसरी तरफ शुएवुजी जमीन पर ब्रश मारते हुए रोते हुए आसमान की तरफ देखता है और अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया, मैंने इस पागल के फ्लोर पर पैर क्यों रखा, मुझे घर जाना है। और इसी के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट